हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक बॉटमलेस अबिस में एक जवान लड़की अर्लिन गिर रही थी, जबकि उसका बड़ा भाई उसे बेबस आंखों से देख रहा था और अपने पूरे जोर से उसका नाम चिल्ला रहा था। उसने खुद से मटर किया कि वो जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगा और उसे बस थोड़ा और इंतजार करने को कहा। थके हुए और घबराए हुए चेहरे के साथ वायलेट आइज वाले ब्लॉन्ड नौजवान के चेहरे पर पसीने के बूंद दिखाई दे रहे थे। उसने खुद को मॉन्स्ट्रस फैंटम्स से घिरा हुआ पाया जो उसे एक्सट्रीम टेरर में अटैक कर रहे थे। उसे पछतावा महसूस हुआ और काश वो उस टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखता और भागता रहता। उसने खुद से सोचा कि अगर ऐसा करता तो वो अर्लिन के बढ़े हाथ को पकड़ पाता। उसके ख्याल अर्लिन की आवाज़ से टूट गए, जिसने कहा नहीं, ये कन्फर्म करते हुए कि बहुत देर हो चुकी थी। उसका काला फैंटम उसके सामने मटीरियलाइज हुआ और पूरा दोष उसी पर डालते हुए कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी गलती है, और अगर उसके बेवकूफ़ एक्शंस पास्ट में ना होते तो वो ऐसी हेलिश जगह पर ना होता। सीन चेंज होकर एक ल्यूमिनस फॉरेस्ट में बदल गई, जहां एक औरत एक नौजवान के पीछे खड़ी थी जो एक छोटे बच्चे के साथ हाथ पकड़कर चल रहा था। नौजवान ने एक बुज़दिद को देखा जो दर्द से करा रहा था। फिर उसकी कराहट एक डेफनिंग स्क्रीम में बदल गई। सैवेज रेड आइज वाला एक बुज़दिद उसकी तरफ दौड़ा और उसका खून मांगते हुए चिल्लाते हुए। सख्ती से नौजवान ने उस क्रेज्ड मैन के अटैक को साइड में अवॉइड किया और फिर उसकी गर्दन पर एक तेज ब्लो मारा, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाया। उसी पल नौजवान ने मेदिनी नाम के एक क्रीचर को पुकारा और एक फेंट बीप साउंड सुनाई दी। एक छोटा सा आउल लाइक क्रीचर जो लाइट एमिट कर रहा था अपीयर हुआ, जबकि वो आदमी चिल्लाता रहा, फिर उसका बॉडी थर्ड कर जमीन पर गिर गया। नौजवान ने खुद से सोचा, जैसे उम्मीद थी, ये भी सही टाइम नहीं था। नौजवान, जिसे एल्केमिस्ट ईडन के नाम से जाना जाता था, ने सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो आदमी एक रेयर मशरूम कलेक्टर एक पैरासाइट के अटैक का शिकार हो गया था। ये पैरासाइट, जो आमतौर पर वेटलैंड्स में पाया जाता है, अपने होस्ट को एक लीच लाइक टेल के थ्रू कंट्रोल करता है, जिससे होस्ट को खून चूसने की ओवरवेलमिंग अर्ज महसूस होती है, जिससे उसकी रेड आइज और फैंग्स के अपीयरेंस की वजह समझ आ सकती है। ईडन ने उसे रीअश्योर किया कि अब पैरासाइट उसके बॉडी से अलग हो गया है, तो वो आदमी अब ठीक हो जाएगा। औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसे प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड तुरंत दे देगी। ईडन ने पहले तो रिवॉर्ड लेने से इनकार कर दिया, कहकर कि कोई बात नहीं, लेकिन कहा कि उसके पास एक सवाल है। लेकिन औरत ने जोर दिया कि वो उसे ले लेना चाहिए, एक्सप्लेन करते हुए कि अमाउंट एग्जैक्टली 10 मिलियन है और इस तरह से वो उसके किसी कर्ज में नहीं रहेंगे। ईडन ने मजबूरी में पैसों का वो हैवी बैग लिया, ये समझते हुए कि औरत उसके लिए अच्छे फीलिंग्स नहीं रखती है। उसने सोचा कि किंगडम ऑफ क्रेडियो के आउटस्कर्ट्स पर इतनी बड़ी रकम शायद 1 साल की फुल सैलरी के बराबर होगी। फिर भी उसने रिजॉल्व किया कि उसे जो करना है वो करना होगा। ईडन ने औरत से पूछा, क्या उसने सिमिलर इंसिडेंट्स के बारे में सुना है, वैम्पायर्स जैसे रेस का एग्जाम्पल देते हुए। वैम्पायर शब्द का जिक्र आते ही ईडन की गर्दन पर जोर का प्रहार हुआ। औरत को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया और वो अपने एक्शन से शॉक्ड रह गई, खुद से नोट करते हुए कि उसने सुनते ही इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर दिया। जब ईडन दर्द से काँप आया, उसने हैरानी से उससे पूछा कि वो आमतौर पर किस किस्म की एक्सरसाइजेस करती है, और एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई जिसमें लिखा था डे 2601 पाम स्ट्राइक 296th टाइम। उसने सोचा कि ये अभी भी ठीक है, फिर अपने छोटे कंपेनियन से कहा कि उन्हें अभी कहीं और जाना है, इसलिए जल्दी करें। बाद में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो वैम्पायर का कॉस्ट्यूम पहने हुए था और खुश होकर ऐलान कर रहा था कि वो वैम्पायर है। बुढ़िया ने ईडन को रियश्योर किया कि छोटे लड़के को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो विलन्स की कॉपी कर रहा है क्योंकि वो उनसे इम्प्रेस्ड है, और उसे सावधान रहने को कहा। फिर औरत ने एक छोटा बैग जमीन पर उसके सामने फेंक दिया, कहकर कि ये प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड है। उसने तेज टोन में उससे कहा कि इस अरेंजमेंट के साथ वो खुद को समझते हैं कि उन्हें उसकी कोई मदद नहीं मिली, और पूछा कि उसे समझ आ गया, जिसका उसने सर झुकाकर जवाब दिया हाँ। औरत ने लूसी को उसके बिहेवियर के लिए और वैम्पायर्स की कॉपी करने के लिए डांटा और अफसोस जताया कि सिचुएशन की वजह से वो नाइट्स को नहीं बुला पाई और उसे अपनी रिक्वेस्ट्स के लिए बैड पीपल पर भरोसा करना पड़ा। ईडन मुस्कुराते हुए सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उससे फिर से पूछा क्या उसने वैम्पायर्स के बारे में कोई स्टोरीज या रूमर्स सुनी है, लेकिन वो अचानक से खांसी के साथ ब्लड कॉफ करने लगा क्योंकि उससे औरत ने एक वायलेंट पंच मारा। एक सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर हुई जो इंडिकेट कर रही थी डे 2602 वैम्पायर हंटिंग फिस्ट पंच 176th टाइम। औरत की रिएक्शन एक्सट्रीमली वायलेंट थी और उसने पूछा कि इन ट्रेटर्स की हिम्मत कैसी हुई वैम्पायर्स का नाम लेने की। फिर उसने लूसी को अंदर जाने को कहा और चिल्लाई कि वैम्पायर्स को एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए, जिससे ईडन ने खुद से सोचा कि हर कोई इतना एग्जैजरेट क्यों रिएक्ट कर रहा है।
उसके साथ हुए बुरे बिहेवियर की यादें उसके दिमाग में फ्लैश हुईं। एक बार किसी ने उसके पैर पर थूक दिया था, एक और बार विलेजर्स ने उसे शवल से डराया था, और नाइट्स ने सिर्फ वैम्पायर साइटिंग्स रिपोर्ट करने पर ही उसे पीछा किया था। ईडन थका हुआ महसूस किया और उसने अपने चेस्ट को पकड़ा, ये समझते हुए कि अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो उसका बॉडी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसने अफसोस जताया कि सिर्फ नाम लेने से ही हर कोई इतना एग्जैजरेट कर रहा है, काश वो थोड़ी सी बात तो सुन लेते। फिर वो अपनी छोटी कंपेनियन मिदनी की तरफ मुड़ा, उसे अश्योर करते हुए कि उसने किसी को खाने का इरादा नहीं किया। अचानक ग्रीन हेयर वाला एक और लड़का अपीयर हुआ, जिसने मिदनी को हक किया और ईडन को याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वो उसे आखिर तक फॉलो करेगा। ईडन उसके अपीयरेंस से सरप्राइज्ड हो गया और उससे पूछा कि वो फिर से यहाँ कैसे आ गया। ईडन ने सोचा कि लड़का उसके विलेज से इतनी दूर तक उसे कैसे फॉलो कर पाया, और लड़के ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि वो अपने विलेज के आसपास की जगह अपनी हाथ की लकीर की तरह जानता है और उसे कहीं भी फॉलो कर सकता है। फिर लड़का उसके सामने झुक गया और उससे भीख मांगी कि वो उसे अपना डिसाइपल बना ले, अपनी इच्छा जताते हुए कि वो ईडन की तरह एक सुपर एल्केमिस्ट बनना चाहता है। ईडन हैरान हुआ कि लड़के ने ये कहाँ सुना है, और लड़के ने एक्सप्लेन किया कि उसने लास्ट मंथ की एल्केमी मैगजीन में उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें ईडन आइजैक के बारे में एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल थी जो 5 सुपर एल्केमिस्ट में से एक है, जिससे ईडन ने अपने माइंड में उस प्रेस इंटरव्यू को कर्स किया। ईडन को याद आया कि उसने इंटरव्यू इसलिए मानी थी क्योंकि उन्होंने उसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने का वादा किया था, लेकिन उसे तो सिर्फ एक टिप मिली थी कि कैसे मेदिनी की स्किन को ग्लो किया जाए, जिसे उसने खुद से स्कैमर्स कहकर डिस्क्राइब किया। लड़का अपनी प्लीज जारी रखा, इंसिस्ट करते हुए कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो करेगा, डिसाइपल बना ले। ईडन ने सीधे तरीके से उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, उसे बताते हुए कि अगर वो एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो वो किंगडम ऑफ क्रेडियो के सेंटर में मौजूद ओरेकल एकेडमी जाए बेसिक सीखने के लिए। लेकिन लड़के ने आर्ग्यू किया कि लाइफ एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और अगर वो ईडन का डिसाइपल बन गया तो वो जल्दी सीखेगा और अपना खुद का स्टाइल ऑफ एल्केमी ढूंढ पाएगा। लड़के ने इंसिस्ट किया कि वो बहुत देर से तैयार है, इसलिए वो उसके साथ बैठ गया और स्केप्टिकली उससे पूछा कि उसे एल्केमी के बारे में कितना पता है। लड़के ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसने मैगजीन से एल्केमी की ओरिजिन्स और बेसिक साइंसेस को समझना खत्म कर लिया है, और उसने बेसिक मार्शल आर्ट सीख कर अच्छे से तैयारी कर ली है। बस उसे ईथर हासिल करने की ज़रूरत है, जिसे एल्केमी का सोर्स कहा जाता है, और फिर वो बिलीव करेगा कि वो बेसिक एल्केमी कर सकता है। ईडन लड़के के ईथर की एग्जिस्टेंस की जानकारी से इंप्रेस हुआ, उसे अमेजिंग कहकर। ईडन ने कंफर्म किया कि जो लड़के ने कहा वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईथर ही इनफाइनाइट और सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ईडन ने रिवील किया कि उनके पास कॉन्टिनेंट ऑफ ईडन पर ज़्यादातर ईथर मौजूद है, जिससे लड़का एक्साइटेड हो गया और उसे लगा उसका मौका आ गया है। लेकिन ईडन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक उंगली उठाई, एक्सप्लेन करते हुए कि बिल्कुल एक प्रॉब्लम तो है। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम यह है कि सारी एग्जिस्टिंग ईथर सिटी ऑफ एल्केमी को आसमान में फ्लोट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक्टा को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका रिजल्ट यह है कि एल्केमिस्ट के पास ईथर की मात्रा 0 है, और भले वो दुनिया के सिस्टम और लॉस को दूसरों से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, वो आम लोगों से कोई फ़र्क नहीं है। लड़के ने हैरानी से पूछा कि फिर ईडन एल्केमी का यूज़ कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ईडन ने जवाब दिया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अपनी जान को खतरे में डालकर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ईथर की पावर के बराबर फोर्स जनरेट कर सकें। ये जाना जाता है कि प्योर लाइफ फोर्स ईथर लाइक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। इस फैक्ट पर बेस कि वो अपनी एल्केमी यूज़ करने की कीमत के तौर पर अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से एल्केमिस्ट की वेजेस बहुत हाई होती हैं, क्योंकि वो लिटरली अपनी सोल्स का यूज़ करके लड़ते हैं। ईडन ने कहा कि एक एल्केमिस्ट की एवरेज लाइफ स्पैन एक नॉर्मल इंसान से आधी होती है, और आमतौर पर कम उम्र में मरना कॉमन है। उन्हें नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के मकसद से रिमोट प्लेसेस पर भेजा जाता है, और उन्हें रेगुलरली रिक्वेस्ट्स पूरी करनी होती हैं। उसने उसे बताया कि ये वो सच्चाई है जो बुक से नहीं सीखी जा सकती, और उसे फिर से पूछा कि क्या इन सब के बाद भी वो एल्केमिस्ट बनना चाहता है। लड़के ने कोई झिझक नहीं दिखाते हुए हाँ में जवाब दिया, और उसे याद दिलाया कि वही वो एल्केमिस्ट था जिसने उनके विलेज को बचाया था। उसने बताया कि कैसे उनके विलेज में एक प्लेग फैल गई थी, जिससे बॉडीज अचानक से विदर होने लगी थी, और मदद की अपील्स के बावजूद सारे पड़ोसी विलेजेस ने उनसे मुंह तड़का दिया था। यहाँ तक कि किंगडम की रक्षा करने वाले नाइट्स ने भी सपोर्ट भेजने से इनकार कर दिया था, कहकर के विलेज बहुत रिमोट है। जब सबने सोचा कि खत्म हो गया, तब एल्केमिस्ट एक सेवियर की तरह अपीयर हुआ और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लड़के ने माना कि विलेजर्स ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उसे पैसे फेंक कर वापस जाने को कहा, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि उसके लिए तो अलग बात थी। ईडन ने कमेंट किया कि ह्यूमैनिटी के साथ उनके बिट्रियल का फैक्ट लंबे टाइम बाद भी नहीं बदलेगा। उसने एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनानी शुरू की जो लड़के ने शायद बुक्स में पढ़ी होगी। 200 ईयर्स अगो वैम्पायर्स ने कॉन्टिनेंट ऑफ ईडन की हिस्ट्री का सबसे बुरा इवेंट शुरू किया, वॉर ऑफ द रेसेस। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 70% ह्यूमंस गायब हो गए, जैसे कई और रेसेस गायब हुई। लोग डेस्परेटली एल्केमिस्ट्स को ढूंढने लगे, लेकिन एल्केमिस्ट ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया, कह करके वो अभी भी इनकम्प्लीट है। वो आसमान से हॉरिफिक सीन देखकर खुश थे। सबकी तरह एक मिरेकल की चाह रखते हुए ईडन ने आगे बताया कि एक मिरेकल हुआ भी। किंगडम ने सीसू की ब्लेसिंग नाम की एक पावर ढूंढी, और इस पावर के साथ नाइट वैम्पायर्स को हरा पाए। ईडन में पीस वापस आ गया, लेकिन ट्रेटरस एल्केमिस्ट से आज भी लोग नफरत करते हैं। लड़के ने उसे इंटरप्ट किया, कहकर कि उसके 4 साल का भाई भी वो स्टोरी जानता है,
और वो बात करना चाहता है वो तो दूर पास्ट की है और अब उन्हें रिकन्सिलेशन और इंटरेक्शन की ज़रूरत है। अचानक ईडन अब्रप्टली खड़ा हो गया, जिससे लड़का सरप्राइज्ड हो गया और उससे कहा कि उसे अभी जाना होगा, कहते हुए कि लंबे देर बाद बातचीत अच्छी लगी। फिर ईडन मुस्कुराया और लड़के से कहा कि वो उसे बाद में ओक्टा में मिलेगा। कुछ मोमेंट्स बाद में लड़के ने एक बड़ा एक्सप्लोजन सुना और चिंता से सोचा क्या ईडन ने भी वो सुना होगा। उसे लगा कुछ बड़ा हुआ है। इसी दौरान ईडन तो उड़ चुका था। उसे समझ आया कि एक्सप्लोजन एक खास दिशा से आ रहा था और उसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि इस बार शायद ये एक असली वैम्पायर से रिलेटेड हो। जैसे ही उसकी जानकारी के मुताबिक एक बाइपीडल क्रिएचर जो खून चूस कर मारती है इस डिस्क्रिप्शन से मैच करती थी। उसने उम्मीद की कि उसकी लंबी खोज आखिरकार काम आएगी और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। अपनी कंपेनियन मेडीनी को बुलाकर और अपनी एल्केमिकल पिस्टल को तैयार करके ईडियन तेजी से साउंड के सोर्स की तरफ बढ़ा। लेकिन उसने देखा कि जितना वो करीब पहुंचता गया हवा अजीब तरह से ठंडी होती गई। वो अचानक रुक गया, अपने सामने की सीन से शॉक्ड होकर, जहां जमीन अजीब फटे हुए आर्क मॉन्स्टर्स के रिमेन से ढकी हुई थी। मेडीनी एक रिपीटेड वार्निंग साउंड एमिट करने लगी, जिससे ईडन ने सोचा क्या कोई और भी इस एरिया में है। अचानक एक बड़ी स्नेक लाइक मॉन्स्टर उसे बर्फ से अटैक करने लगी, लेकिन ईडन ने अटैक को रोकने में कामयाब हो गया, एक एल्केमिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करके जो टाइम को स्लो कर देती है। ईडन ने सोचा कि एक ब्लड स्नेक यहां कैसे आ सकता है, ये क्रिएचर तो सिर्फ नीविया डेजर्ट में रहती है। सिचुएशन को ना समझते हुए भी उसने फैसला किया कि वो इतनी वैल्यूएबल सैंपल हासिल करने का मौका नहीं छोड़ सकता। खुद को इस खोज के लिए लकी मानते हुए उसने अपनी पिस्टल से एम किया और क्रिएचर पर गोली चला दी, लेकिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक और आदमी अभी भी जिंदा है। ईडन को एहसास हुआ कि ब्लड स्नेक्स के एक बड़े ग्रुप के आने से पहले इस सिचुएशन को डील करना एक हेडेक होगा। उसने एक एल्केमिकल एबिलिटी का इस्तेमाल किया जो टाइम को स्लो करती है और स्किल को अपने आसपास की सारी स्नेक्स पर चला दिया। ब्लड स्नेक्स जगह पर फ्रीज हो गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। ईडन ने नोट किया कि इस बार क्योंकि एनिमीज बहुत हैं वो ज्यादा आजादी से मूव कर सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने फैंटम शॉट एल्केमिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया और हवा में गोली चलाकर सारी स्नेक्स को एक साथ खत्म कर दिया। उसने नतीजा निकाला कि जो र्यूमर्स वो सुन रहा था वो इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से है। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने दूसरे इंजर्ड आदमी की कंडीशन चेक की और चिंता से पूछा क्या वो अभी भी जिंदा है। जब वो उसे देने के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा था, आदमी ने उसे इंटरप्ट किया और कहा कि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी जल्द ही मरने वाला है। ईडन ने उस राजबंदर आदमी से बात जारी रखी, जो दूसरा एल्केमिस्ट निकला, जो एक जमे हुए व्हाइट कोट पहने हुए था और बहुत गहरी चोटों का शिकार था। ईडन ने उस एल्केमिस्ट के हाथ में पकड़े हुए कूल को पहचाना, सोचा क्या ये सील ऑफ लाइफ है। मरने वाले आदमी ने उससे कहा कि अगर वो उसे खोलेगा तो उसे पता चल जाएगा। और वाकई जब ईडन ने सील खोली, उसने कंफर्म कर लिया कि ये उससे पहले आने वाले एक एल्केमिस्ट की है और उसने आवर ऑफ डेथ को सरपास कर लिया था। सील ऑफ लाइफ एल्केमिस्ट्स के लिए एक एसेंशियल टूल है जो एल्केमी के रेकलेस इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस पर रिकॉर्डेड टाइम फ्रीज हो जाता है जब एल्केमी का इस्तेमाल होता है। जब अलाउड लिमिट एक्सीड हो जाती है तो सील सरपासिंग द आवर ऑफ डेथ की स्टेट में चली जाती है, जो लाइफ और डेथ के बीच की क्रिटिकल टाइम को रिप्रेजेंट करती है। सील को देखकर ईडन ने यह निकाला कि उससे पहले वाला एल्केमिस्ट ब्लड स्नेक्स की बड़ी तादाद से दोचा हुआ था और वो एक मिड लेवल एल्केमिस्ट था, जैसे कि वो खुद है, जो फ्रॉस्ट एल्केमी ग्रुप निक्स एलो से था। मरता हुआ एल्केमिस्ट मुश्किल से बोला, ईडन को उसके पूरे नाम ईडन आइजैक से पुकारते हुए कंफर्म किया कि वही एल्केमिस्ट ऑफ टाइम है। उस आदमी ने ईडन की एल्केमी को खुद देखकर अपनी हैरानी का इजहार किया, एबिलिटी को डिस्क्राइब करते हुए कि ओपोनेंट के टाइम को रोकना एक ऐसी पावर है जो नेचर की एसेंस से परे है। उसने समझाया कि अब उसे समझ आया क्यों उन्हें सुपर एल्केमिस्ट्स कहा जाता है। उसने बयान किया कि यह जगह एक पूरी वॉर जोन थी और कैसे ब्लड स्नेक्स ने उसे इतनी अचानक से पीछा किया कि वो अपनी सील ऑफ लाइफ को टाइम पर चेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने अपनी एल्केमी को ओवर यूज कर लिया। आदमी ने पछतावे के साथ आह भरी, कह करके उसका मकसद बुढ़ापे में मरना था, हर एल्केमिस्ट का सपना, लेकिन वो उनमें से सबसे कॉमन वजह से मर रहा था। उसने इकरार किया कि जो फीलिंग उसे छा रही थी वो उदासी से ज्यादा खालीपन था।
लाइफ को एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करने को उनकी कर्स्ड किस्मत मानते हुए ईडन ने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। आदमी ने जवाब दिया कि उसकी कोई खास विश नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इसी किस्मत के लिए तैयार था। लेकिन उसे क्यूरियोसिटी महसूस हुई ईडन से कहते हुए कि वो उनमें से एक खास बीइंग है और उसके लिए एक अलग अंजाम इंतजार कर रहा है, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले। आदमी की मौत के बाद ईडन ने एक अजीब ब्लू बटरफ्लाई उसके आसपास मुंतजिर देखा और अचानक से उसे अपने हाथ पर जोर की पकड़ महसूस हुई। उसने मरने वाले एल्केमिस्ट एलो की आवाज अपने दिमाग में गूंजती हुई सुनी। उसे कहा जा रहा था कि वो ध्यान से सुने। आवाज ने उसे बताया कि किंगडम ऑफ रेशियो के वेस्टर्न गेट के करीब किनारे पर एक ऐसा जंगल है जहां एक भी किरण प्रवेश नहीं करती, और कहा जाता है कि उस जंगल की गहराई में एक गायब वैम्पायर सो रहा है। ईडन हैरानी से चिल्लाया, सोचा कि उसे ये इतनी अचानक से क्यों बताया जा रहा है और वो इमेंस पावर वो क्या महसूस कर रहा है। वो क्या है? एलो की आवाज ने उसे आगाह किया कि वो सावधान रहे, क्योंकि अंदर एक ऐसी मॉन्स्टर है जो मौत से परे निकल चुकी है। आवाज और नीली तितलियों के फेड होने के बाद ईडन ने मेदनी के लिए पुकारा। उसने उसे जल्दी से उठाया और फैसला किया कि उसे वो ब्लू बटरफ्लाई का पीछा करना होगा। उसे विश्वास था कि हाल ही की घटना उसका इससे संबंध होना चाहिए। उसने हवा में उड़ान भरी, उसे ढूंढते हुए सोचा कि वो कहाँ है। घंटों बेफायदा ढूंढने के बाद वो थका हुआ बैठ गया, सोचा कि वो कहाँ हो सकती है। जब ईडन जमीन पर थका हुआ लेटा हुआ था, मेदनी ने उसे बताया कि उसने एक्टा को एक डेथ सिग्नल भेज दिया है, इसलिए मिस्टर एलो का मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन ईडन ने इससे इनकार कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेगा जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो जाता। उसे विश्वास था कि उस ब्लू बटरफ्लाई का मालिक शायद वैम्पायर की जगह जानता है, और भव्य उसे नहीं पता था कि वो आदमी कैसे जानता था कि वो वैम्पायर्स की तलाश कर रहा है। उसने इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने अपनी सील ऑफ लाइफ के अंदर एक छोटी लड़की के साथ अपनी तस्वीर देखी। उसे एहसास हुआ कि जो काम वो 7 साल से ढूंढ रहा था वो आखिरकार पूरा हो सकता है। कहीं और अजीब ग्रीन बटरफ्लाइज एक लेडी इन अ ब्लैक ड्रेस के आसपास मुंतजिर थी। एक आदमी उस एरिया में मदद के लिए चिल्ला रहा था, कसम खा रहा था कि वो यहाँ हुआ कुछ भी या वैम्पायर्स की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताएगा और वो एक शब्द भी नहीं कहेगा। लेकिन एक राजमंदर आवाज ने उसे खामोश रहने को कहा, इतना खामोश कि उसकी सांस की आवाज भी ना सुनाई दे। उसके बाद उसने उसे ब्रूटल तरीके से मार डाला। ईडन उस जंगल में पहुंच गया जिसका एलो ने जिक्र किया था, जहां एक भी किरण प्रवेश नहीं करती। उसे बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे डिस्क्राइब किया गया था। भव्य उसे लगा कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। उसे एक स्ट्रांग फीलिंग थी कि अंदर एक वैम्पायर उसका इंतजार कर रहा है। ईडन नई उत्तेजना और एनर्जी महसूस करने लगा। ये पहला मौका था जब उसे ऐसी अजीब सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसने मेदनी से लाइट एमिट करने को कहा, ऐलान करते हुए कि अगर वाकई कोई वैम्पायर है तो ऐसी कोई भी रिस्क कुछ नहीं है। ईडन ने पिच ब्लैक अंधेरे में प्रवेश किया और पुकारा, क्या कोई है? वो संभल कर चला, पुकारता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अजीब लगा। भव्य वो 1 घंटा भटक चुका था, उसे अंधेरे की आदत नहीं हुई थी और उसे कोई भी लाइफ का निशान नहीं महसूस हुआ। अचानक उसमें एक इंसानी पैर को तेजी से गुजरते हुए देखा और उसने मेदनी के लिए चिल्लाया, पूछा क्या उसने भी उसे देखा। कुछ ही पल बाद उसने एक हाथ को तेजी से गुजरते हुए देखा और फिर चिल्लाया। उसे यकीन था कि एक इंसान का ऐसे जंगल में होना मुमकिन नहीं है। अचानक उसने एक आवाज सुनी कि उसने उसे पकड़ लिया है। वो हैरानी से मुड़ गया और मेदनी से पूछा क्या उसने आवाज सुनी, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। उसने चिंतित होकर उसे पुकारा, सोचा कि क्या हो रहा है, और अचानक उसे कुछ अपने पीछे आते हुए महसूस हुआ और एक शैतानी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि उसने भी उसे पकड़ लिया है और उसे मरने का हुक्म दे रही है। अंधेरे में ईडन पर अचानक अटैक हुआ, लेकिन उसने एल्केमिस्ट की स्किल का इस्तेमाल करके टाइम को रोक दिया और तलवार उसकी गर्दन को भेदने से पहले ही रुक गई। उसने खुद से सोचा क्या इसी वजह से कोई भी इस जंगल से जिंदा नहीं बच पाया। उसे समझ आया कि जो उसे अटैक कर रहा था वो एक हेडलेस कॉप्स था। पहले उसे लगा कि कोई तरह का एक घूल है और उसे पता है कि रीएनिमेटेड कॉप्सेस को कैसे डील करना है, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो अपने बैग से एक कपड़ा निकालकर उसके चेहरे पर डाल देगा। लेकिन वो क्रीचर जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा तेज और ताकतवर निकली और ईडन मुश्किल से दूसरे अटैक से बच पाया। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम घूल नहीं है, बल्कि यहाँ फंसा हुआ एक फैंटम है।
उसने नतीजा निकाला कि अगर बॉडी में वेसल ऑफ लाइफ होता तो उसकी टाइम एल्केमी का इफेक्ट एब्सोल्यूट होता, लेकिन यह फैंटम इससे अनअफेक्टेड था। ईडन जंगल की अजीबियों पर सोचने लगा। यहाँ सूरज की किरण नहीं आती थी और भागने के बावजूद उसकी किसी पत्थर या पेड़ से टक्कर नहीं लगी, जिससे उसने नतीजा निकाला कि ये जगह एक कंस्ट्रक्टेड स्पेस है। और उसने सोचा कि क्या यहाँ कुछ प्रोटेक्टेड है, जो करीब ही सोते हुए वैम्पायर की अफवाहों से मेल खाता था। अचानक फैंटम ने बोला। उसने पूछा, क्या वो भी उस शख्स को नुकसान पहुंचाने आया है? ईडन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, टाइम को स्लो किया। फैंटम से पूछा कि जिस शख्स का वो जिक्र कर रहा है वो एक वैम्पायर है। फिर उसने उसे रीएश्योर किया कि वो तो सिर्फ उस शख्स से मिलना चाहता है जिसकी वो सेवा करता है। लेकिन फैंटम ने गुस्से से इनकार कर दिया। पूछा कि एडन जैसा कोई कैसे हिम्मत करे अपने मास्टर की नींद में खलबली मचाए, और वादा किया कि वो दूसरों से ज्यादा ब्रूटल मौत मरेगा। एडन ने समझाया कि भव्य वॉर ऑफ द रेसेस को 200 साल हो चुके हैं, लेकिन ह्यूमंस अभी भी वैम्पायर्स को डर और चिंता का सोर्स मानते हैं, और इसी वजह से किंगडम ऑफ क्रेडो के नाइट्स अभी भी एक्टिव हैं, हर बचे हुए वैम्पायर का शिकार करने में। फैंटम ने ऐलान किया कि वो अभी भी ह्यूमंस को कर्स करता है, इस बात पर जोर दिया कि लेडी एन ने कभी वॉर नहीं चाहती थी, बल्कि सबसे ज्यादा डरती थी। फिर भी उसे सिर्फ एक वैम्पायर होने की वजह से मरने पर मजबूर कर दिया गया। फैंटम ने सारे ह्यूमंस को एक ही किस्म का मॉन्स्टर बताया। एडन ने पास्ट के लिए अपनी माफी पेश की, ये मानते हुए कि वॉर के विक्टिम्स वैम्पायर्स में भी जरूर होंगे। उसने जोर दिया कि ये बिल्कुल वही वजह है कि उसे वैम्पायर से मिलना चाहिए, और ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है। एडन ने फैंटम को एक डील ऑफर की। उसे कहा कि वो उसे अपनी मिस्ट्रेस लेडी एंड से मिलने दे। उसने अश्योर किया कि वो खुशी से अपनी जान देने को तैयार है, अगर वही कीमत है तो। एडन ने फैंटम को आगाह किया कि नाइट्स आखिरकार इस जगह को ढूंढ लेंगे और सोती हुई लेडी एंड को ब्रूटल तरीके से मार डालेंगे, लेकिन उसने वादा किया कि वो उसे बचाएगा चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, ये समझाते हुए कि यही वो चीज़ है जिसके लिए वो बहुत समय से चाहता था। फैंटम ने पूछा कि एडन इतना जिद क्यों कर रहा है और अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। एडन ने रिवील किया कि एक एल्केमिस्ट ने एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद उसके छोटे भाई को किडनैप कर लिया था। उसने समझाया कि वो एल्केमिस्ट इवान नाम का एक भगवान बनने की कोशिश में फॉरबिडन एल्केमी में हाथ डाल रहा था। एडन ने माना कि उस टाइम वो बहुत कमजोर था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। एडन की योजना है कि वो वैम्पायर ब्लड हासिल करके एक इममॉर्टल बॉडी पाए जो उसे एल्केमी की सीमाओं से परे ले जाए। इस पावर के साथ वो अपने भाई को वापस लाएगा और अपना ब्लडी बदला शुरू करेगा, इसलिए उसे लेडी एन की जरूरत है। फैंटम ने कमेंट किया कि एडन बदले की इच्छा से अंधा हो गया है, लेकिन वो उसके डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन से इंप्रेस हुआ। उसने उसे अपने रिजॉल्व प्रूफ करने का एक मौका देने का फैसला किया। मेदनी अंधेरे में अपीयर हुई। फैंटम का हाथ जिसने ईडन को बताया कि ये कंपेनियन जिसे वो फैमिली मेंबर की तरह प्यार करता था, उसे नाइफ से मारना होगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे लेडी से मिलने का एक मौका मिलेगा। कुछ देर बाद ईडन मिदीनी को नाइफ मार के वहां आया। इससे उसने अपनी सीरियसनेस प्रूव की और प्रॉमिस किए गए लेडी एन से मिलने की अनुमति मांगी। फैंटम ने माना कि ईडन धोखा नहीं दे रहा और उसे बताया कि वो फॉरेस्ट में एक पाथ फॉलो करके लेडी एन से मिल सकता है। अचानक मिदीनी आवाज करती हुई ईडन की तरफ उड़ गई। ईडन ने उसे एम्ब्रेस किया और अश्योर किया कि अब सब ठीक है, जिससे फैंटम को हैरानी हुई कि नाइफ से मारे जाने के बाद वो कैसे वापस जिंदा हो गई। ईडन ने समझाया कि उसकी फ्रेंड और असिस्टेंट मिदीनी एक ऐसी लिविंग बीइंग है जो एल्केमी से बनाई गई है। वो स्टैब्ड होकर मर भी सकती है, लेकिन तुरंत वापस जिंदा भी हो जाती है। ईडन ने ऐलान किया कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और अब वो लेडी एन से मिलने जाएगा। फैंटम को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा ईडन ने उसे ठगा है और उसने कसम खाई कि वो ईडन को चीर चीर कर मारेगा। ईडन ने कामली जवाब दिया कि उसने धोखा देने का इरादा नहीं किया और पॉइंट आउट किया कि ये सिचुएशन सिर्फ उसके लिए ही अर्जेंट नहीं थी। ईडन ने कॉन्क्लूड किया कि फैंटम ने उसे एक ऐसी सिचुएशन में मौका दिया जहां वो उसे आसानी से मार सकता था। इसका मतलब फैंटम खुद भी अपनी मिस्ट्रेस को बचाने की एक फीलिंग रखता है। आखिर में ईडन ने फैंटम से कहा कि वो अपनी डाइंग मिस्ट्रेस को बचाने का काम उसे दे। फैंटम ने माना कि ईडन भी उस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि ईडन शुरू से ही सब कुछ समझ गया था। फैंटम ने अपने मिस्ट्रेस से थॉट्स में माफी मांगी, ये मानते हुए कि ईडन का धोखे के बावजूद वो एक होप महसूस कर रहा था, एक ऐसी होप कि इस बार कुछ अलग होगा। ईडन ने वो इल्यूमिनेटेड पाथ चलना शुरू किया जिसका फैंटम ने उसे रास्ता बताया था, और फूलों से भरे एक स्पॉट में पहुंचकर आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। उसने एक वुमन को एक बड़ी ट्री के नीचे लेटा हुआ देखा और शौक में सोचा, क्या ये वो मॉन्स्टर है जिसने 200 साल पहले जमीन को तबाह कर दिया था।
ईडन ने देखा कि वुमन की छाती में एक स्पीयर घुसी हुई थी और उसे समझ आया कि ये स्पीयर सीसू की पावर से इम्ब्यूड थी, जिसके कारण वो एक वैम्पायर होने के बावजूद भी रिकवर नहीं कर पाई। ईडन अचानक कमजोर महसूस करने लगा और घुटनों के बल गिर गया। उसने मिदिनी से माफी मांगी कि उसने अपना फोकस खोया। उसने उसे बताया कि उसे अपना बॉडी फील नहीं हो रहा, लेकिन वो खुश था कि आखिरकार उसे वो मिल गई, क्योंकि इससे उसे अर्लिन के करीब जाने में मदद मिलेगी। ईडन को एक पास्ट का दौर याद आया जब वो और उसकी सिस्टर अर्लिन एक गर्ल नेम मेरी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। उसकी सिस्टर अर्लिन ने उसकी प्लान पहचान ली थी, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ऑब्वियस थे, और उसे बताया कि इस तरह वो पकड़ा जाएगा। उसने उसे आर्टिफिशियली हंसने पर मजबूर किया, ये कहते हुए कि इस तरह उसे कोई नहीं पकड़ेगा। वापस प्रेजेंट में ईडन ने आर्टिफिशियली स्माइल किया और चीयरफुली मिदिनी से पूछा कि क्या वो अब बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है। ईडन ने स्लीपिंग लेडी एन का चेहरा देखा और सोचा, क्या ये सच में 200 साल पहले का चेहरा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग था उस इमेज से जो उसने सोचा था। वो उसे एक बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन लग रही थी। ईडन ने डिसाइड किया कि जब वो उसे उठाएगा तब उसे सच पता चल जाएगा, और उसने उसकी छाती से एम्बेडेड स्पीयर को खींच के निकाल लिया। उसने एक बॉक्स निकाली जिसमें 2 शाइनी रेड पिल्स थी, जिसके बारे में उसने बताया कि एल्केमी की एसेंस से सिर्फ 2 ही ब्लड लाइफ फ्लावर साल में बनाई जा सकती हैं। उसे वो इंस्ट्रक्शंस याद आए जो उसे मिली थी कि इसे तब यूज करना है जब मेरी मरने वाली हो और उससे फाउंटेन की तरह ब्लड बह रही हो। ईडन ने सोचा कि करंट सिचुएशन मेरी वाली ही सिचुएशन जैसी थी, लेकिन अलग फीलिंग्स के साथ। ईडन ने लीडियन की छाती से स्पीयर हटाई और एक ब्लड लाइफ फ्लावर पेल उस वुंड में डाल दी, उम्मीद करते हुए कि ये काम करेगी। लड़की के उठने से पहले उसने उसे रोप से बांध दिया। कुछ देर बाद लेडी एन को होश आना शुरू हुआ। उसने सोचा कि ये आवाजें क्या हैं और कौन है। ईडन उसके पास दौड़ा और पूछा कि क्या वो ठीक है। लेडी एन ने धीरे धीरे होश संभाला। उसने सोचा कि वो कहाँ है और क्या वो अभी भी जिंदा है। उसे वेगली याद आया कि वो कहीं से भाग रही थी। फिर उसे हैरानी हुई जब उसे एहसास हुआ कि वो रोप से बंधी हुई है। ईडन ने उसे अश्योर किया और अपनी खुशी जाहिर की कि वो जिंदा है, ये कहते हुए कि वो चिंता में था क्योंकि वो 1 घंटे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर उसने उसे शॉकिंग सच बताया, 200 साल बीत चुके थे। ईडन ने समझाया कि वॉर ऑफ द रेसेस खत्म हो चुकी है, जिसमें ह्यूमैनिटी की जीत हुई है, और उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो यहाँ भागते हुए सो गई थी। उसने रोप से बंधने को एक प्रिकॉशनरी मेजर बताया, क्योंकि उसकी एक ही लाइफ है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने उसे अश्योर करने की कोशिश की कि वो कुछ स्ट्रेंज नहीं करेगा। लेडी ने मौका पकड़ा और गुस्से से उस पर हमला किया। ईडन जल्दी से नीचे झुककर अटैक बचा लिया। लेडी ने पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है और कसम खाई कि वो उसे मार देगी। उसने थ्रेटन किया कि वो उसका ब्लड ऐसे पिएगी कि उसका बॉडी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ईडन ने कूलली उसकी थ्रेड पर कमेंट किया, अपनी खुशी जाहिर की कि कंफर्म हो गया कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे आसानी से डील करना ऑप्शन नहीं होगा। लेडी ने उस पर हमला किया चिल्लाते हुए डाई ह्यूमन, लेकिन ईडन ने अपनी स्लो टाइम एबिलिटी यूज करी और उसे फ्रीज कर दिया। उसने कामली उससे बात करने को कहा, ये मानते हुए कि वो जानता है वो पास्ट के कारण गुस्सा है, लेकिन उसने गुस्से से मना कर दिया, उसे एरोगेंट ह्यूमन कहकर, और पूछा कि उसने उसे ऑर्डर्स देने की हिम्मत कैसे की। ईडन ने रिग्रेटफुली उसे बताया कि उसका अटेम्प्ट फ्यूटाइल था। फिर उसने फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया, ऐलान करते हुए कि वो ईडन आइजैक द एल्केमिस्ट ऑफ टाइम है। उसने उसे समझाया कि वो टाइम को कंट्रोल करता है, और जब तक किसी बॉडी में वेसल ऑफ लाइफ बाकी है, वो किसी भी चीज़ के लिए टाइम की फ्लो को स्लो कर सकता है। उसने कहा, और भी, अगर टारगेट एक ही पर्सन हो और बहुत सारे नहीं, तो वो एक सिंगल हेयर भी नहीं हिला पाएगी। फिर उसने थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वो फ्रोजन अटैक पोज में फनी लग रही है। लेडी एन ने गुस्से से डिमांड किया कि ईडन उसे तुरंत छोड़ दे। पूछा कि वो उससे क्या चाहता है। ईडन ने कामली जवाब दिया, नोट करते हुए कि उसने आखिर बात करने का डिसाइड कर लिया है, और सजेस्ट किया कि वो स्ट्रेट टू द पॉइंट चले। ईडन ने समझाया कि वो अपनी यंगेस्ट सिस्टर को ढूंढना चाहता है, जिसे 8 साल पहले किडनैप कर लिया गया था, और इसके लिए उसे वैम्पायर ब्लड की ज़रूरत है। लेडी एंड सरप्राइज्ड हुई और पूछा कि क्या इसका मतलब वो ब्लड सर्वेंट बनना चाहता है। ईडन ने कंफर्म किया, ये समझाते हुए कि एल्केमी एक ग्रेट पावर है जो ह्यूमंस को उनकी लिमिट से आगे ले जाती है, लेकिन इसकी एक फिजिकल लिमिटेशन है जो यूजर्स की लाइफ को इरोड करती है। लेकिन उसने सुना था कि एक ब्लड सर्वेंट को वैम्पायर ब्लड मिल सकता है और वो एक इमॉर्टल बॉडी पा सकता है। ईडन ने अपनी ज़रूरत बताई कि उसे अब से भी स्ट्रॉन्गर बनना है, और ये पावर उसके लिए सबसे नेसेसरी और अर्जेंट थी। ईडन ने लेडी एन को एक डील ऑफर की। उसने उसे याद दिलाया कि भविष्य में वॉर ऑफ द रेसेस 200 साल पहले ह्यूमैनिटी की जीत के साथ खत्म हुई, लेकिन नाइट्स अब भी सर्वाइविंग वैम्पायर्स को मारने के लिए डिटर्मिन्ड हैं। ईडन ने प्लेज लिया कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और बदले में उसे उसका ब्लड मिलेगा, और वो ब्लड सर्वेंट बन पाएगा जिसका वो चाहता है।
इन टर्म्स को दोनों पार्टीज के लिए गुड समझते हुए लेडी एन ने सोचा, ये रियलाइज करते हुए कि वो 200 साल बाद ऐसी जगह उठी थी जहां वॉर हार गई थी, जिसे उसने वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो बताया। जब उसने हिलने की कोशिश की, ईडन ने उसे याद दिलाया कि ये फ्यूडल है और टाइम एब्सोल्यूट है। लेडी एन ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, उसे जल्दी से छोड़ने को कहा। ईडन ने उसे तुरंत छोड़ दिया, लेकिन वो जमीन पर गिर गई और ईडन ने चिंतित होकर पूछा कि क्या वो ठीक है। लेकिन फ्री होते ही लेडी एन ने कहा कि ईडन की एल्केमी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि वो एक वीक ह्यूमन है। उसने सोचा कि उसने उसे डील प्रपोज करने की हिम्मत कैसे की, ये समझते हुए कि ब्लड सर्वेंट का पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के लिए रिजर्व्ड है। कोई ऐसा ट्रिवियल पोजीशन नहीं है जिसे कोई भी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए पा सके। उसने कहा कि वो वैम्पायर को मारने वाला नहीं है, तो दोनों का एनर्जी वेस्ट करना पॉइंटलेस है। उसने उसे थैंक यू कहा उसे बचाने के लिए, लेकिन इससे लाइन खत्म समझा और उसे फेयरवेल कहा। एक डेस्परेट अटेम्प्ट में ईडन ने उसे रोका और उसे एल्केमी मैगजीन दिखाई, जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट्स का इंटरव्यू आता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो कोई भी नहीं पा सकता। उसने सोचा कि उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। लेडी एन ने आह भरी और ईडन ने अपने मन में सोचा कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और वो जरूर मरेगा। वो सोच ही रहा था कि क्या उसे लेडी एन को मार देना चाहिए और उसे किडनैप करना चाहिए। तभी उसने उसे हैरान कर दिया ये कहते हुए कि उसे ये पहले ही बताना चाहिए था। उसने ऐलान किया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग है और उसका ब्लड सर्वेंट बनने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं है, कंफर्म करते हुए कि वो फुल्ली क्वालिफाइड है। ईडन ने खुश होकर जवाब दिया, उसकी गुड जजमेंट को नोट करते हुए कहा कि उसकी टैलेंट कहीं नहीं मिलती, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि वो हैरानी की बात कितनी नाइव है और ये उसकी जिंदगी का सबसे आसान स्कैम था। ईडन ने ईगरली पूछा कि क्या उसे तुरंत काट लिया जाएगा, ये मानते हुए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन लेडी एन ने सरप्राइज के साथ जवाब दिया, ये समझाते हुए कि अब वो जानती है कि वो सबसे स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक उसने इसका प्रूफ नहीं दिया है। उसने उसे बताया कि वो सिर्फ क्वालिफाई हो गया है और अगर अब से वो प्रूफ कर देगा कि वो सबसे स्ट्रांग है, तभी वो उसे ऑफिशियली अपना ब्लड सर्वेंट बनने की अनुमति देगी। लेडी ने ईडन से पूछा कि क्या उसने बेवकूफ़ी में सोचा था कि वो तुरंत उनमें से एक बन जाएगा। तभी ईडन को एहसास हुआ कि उसे धोखा दे दिया गया है। अपने शौक के बावजूद ईडन ने अपने आप को कंपोज किया और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ईडन को कॉन्फिडेंट था कि उसने ये शुरू से प्लान किया था और उसे विश्वास था कि उसने ये सब इसलिए ऑर्केस्ट्रेट किया था ताकि वो उससे बदला ले सके। उसने लेडी एन से पूछा कि वो किस मेथड से चाहती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे। उसी मोमेंट में लेडी एन ने रुककर उसे पूछा कि वो उसका नाम कैसे जानता है। फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने सोचा कि वो शुरू में ये कैसे जानता था कि वो वैम्पायर है। ईडन ने जवाब दिया कि उसकी प्रोटेक्शन करने वाली मेड्स में से एक ने उसे बताया था। उसने समझाया कि वो नहीं जानता वो कैसी दिखती थी क्योंकि वो हेडलेस थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो बहुत टाइम से इस जगह की प्रोटेक्शन कर रही थी। लेडी एन का कंफ्यूजन बढ़ गया। उसने पूछा कि वो किस हेडलेस मेड की बात कर रहा है। अचानक उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ और वो फोकस खोने लगी। एक डार्क ईवल एंटिटी उसके माइंड में अपीयर हुई जो इरेज शब्द दोहरा रही थी और ये एंटिटी एक बड़ी सी पेंट ब्रश से उसकी मेमोरीज को इरेज करने लगी। ये बीइंग उसकी मेमोरीज को एक एक करके इरेज करती गई। उसकी सारी मेमोरीज एक वॉल पर लटकी हुई थी और बीइंग अपनी ब्रश से उन्हें इरेज करती गई। फिर बीइंग को एहसास हुआ कि लेडी एन उसे देख रही है, तो वो उसकी तरफ मुड़ी और उसने एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहा, इरेज। कुछ देर बाद लेडी एन ने अपना हेड पकड़कर दर्द जाहिर किया और ईडन से कहा कि वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही है और पूछा कि क्या हुआ। ईडन ने कंसर्न के साथ नोट किया कि कुछ रॉन्ग है। जब लेडी एन ने ईडन को रिएश्योर करने की कोशिश की कि वो ठीक है, उसने उसे पकड़ा और स्केप्टिकली पूछा कि क्या वो सच में ठीक है। अचानक वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसका फॉर्म बदल गया जिससे दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। वो चिल्लाई कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईडन ने सडन चेंज से सरप्राइज्ड हुआ और लेडी एन एक छोटे से चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई। ईडन को एहसास हुआ कि ये वो वैम्पायर्स का डिस्गाइज है जिसका उसने सिर्फ सुना था। लेडी एन ने उसे चिल्लाकर, उसने हिम को लगा कि ये एक ऐसी एबिलिटी थी जो रियल नहीं हो सकती थी। लेडी एन फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसका बॉडी पूरा एनर्जी से ड्रेन्ड है और उसे समझ आ गया कि 200 साल बीतने वाली कहानी झूठ नहीं थी। ईडन ने उसे अपनी हाइट चेक करने को कहा, कहकर कि वो उसकी चेस्ट तक पहुंच गई थी। उसने गुस्से में उसे काट लिया और चिल्लाकर कहा कि अब फिर से उसकी फॉर्म चेक करे। ईडन घबराकर चिल्लाया, पूछ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसने कामली जवाब दिया। उसे उसके फंस पर हैरानी हुई और कहा कि एक बार वो उसका ब्लड सर्वेंट बन जाएगा तो कोई बात नहीं, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ईडन ने डिमांड किया कि उसे तुरंत उसका ब्लड सर्वेंट बना दे, लेकिन उसने मना कर दिया, कहकर कि उसे ऐसी चीज पर भरोसा नहीं है। ईडन चिल्लाया, पूछ रहा कि उसका शैटर्ड आर्म का क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि ये उसकी गलती है कि वो एक वीक ह्यूमन है, उसकी नहीं। ईडन ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा कि वो 200 साल की है और वो इसको एक्सक्यूज बना रही है।
उसने उसे शटअप करने को कहा और जल्दी से बताने को कहा कि वो कितनी बढ़ गई है। ईडन ने कहा कि ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल नहीं बढ़ी, जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। अचानक एक बड़ा स्ट्रांग आदमी ने उसे रोका, सोचकर कि ईडन ने एक छोटे बच्चे के शोल्डर्स पकड़ रखे हैं और उसके मुंह पर ब्लड लगा हुआ है। ईडन ने सोचा कि इस बार वो फेल हो गया है। गुस्से में आदमी ने ईडन पर चिल्लाकर उसे स्काउंड्रल कहा। आदमी ने तुरंत माफी मांगी, एक्सप्लेन किया कि उसने सोचा कि ईडन एक चाइल्ड को किडनैप कर रहा है और उससे बड़ी गलती हो गई है। ईडन ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं और इसको बैड लक कहा। क्लेम किया कि उसका कजन ने वाइल्ड बेरीज खाई हैं और प्लेइंग अराउंड कर रहा है। लेडी एन ने आदमी से कहा कि माफी देने की कोई जरूरत नहीं है और ईडन ने इसे सस्पिशियल बना दिया, लेकिन वो काइंड वर्ड्स भी यूज कर सकता था। ईडन ने सोचा कि उसे वैम्पायर को मारना पड़ेगा। ईडन ने अंदर ही अंदर गुस्से में सोचा कि उसने रेयर ब्लड फ्लावर बर्बाद कर दिया और ब्लैक मार्केट में भी उसका कोई और नहीं होगा, और मेरी को पता चला तो वो जरूर मर जाएगा। फिर आदमी ने ईडन से पूछा कि क्या वो एल्केमिस्ट है और ईडन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इस पर आदमी ने ईडन से एक फेवर मांगा। आदमी अचानक रुक गया जब उसने एक स्क्रीम सुनी। जब आदमी ने ईडन से फेवर मांगा तब उसने अचानक एक फेमिलियर वॉइस सुनी जो एमिली को बुला रही थी। आदमी साउंड की सोर्स की तरफ एक पास की हट की तरफ दौड़ा। पहुंचकर उसने बुढ़ी वुमेन ग्रैंडमदर को पाया जो कुछ स्ट्रेंज और ग्रीन चीज अपने मुंह में डाल रही थी, जबकि उसकी ग्रैंड डॉटर एमिली उसे सिवियरली स्कोल्ड कर रही थी। एमिली पूछ रही थी कि ग्रैंडमदर को कितनी बार वार्न किया है कि वो रैंडम चीजें अपने मुंह में ना डाले, बाइट होने के डर से। ग्रैंडमदर रोने लग गई, एमिली पर इल्जाम लगाते हुए कि वो उसे कुछ करने नहीं देती और हमेशा हार्श रहती है, और डिमांड किया कि वो जो चीज उससे ली है वो वापस करे। जब ग्रैंडमदर ने लेडी एन को देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। वह पहुंची और उसे एक बार में हक कर लिया, बता रही थी कि वो कितनी मिस करती है। फिर ग्रैंडमदर ने कमेंट किया कि एमिली छोटी और क्यूट है और इसलिए वो उसे ज्यादा प्यार करती है। लेडी एन इस सीन से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उसने ग्रैंडमदर को अपने से दूर करने की कोशिश की। ग्रैंडफादर ने सबको अंदर बात करने के लिए इनवाइट किया, जबकि लेडी एन बैकग्राउंड में चिल्ला रही थी कि वो ईडन को मार देगी। अंदर ग्रैंडफादर ने ईडन को एक्सप्लेन किया कि ग्रैंडमदर अचानक से एक चाइल्ड बन गई है। उसने बताया कि वह अब अपने फैमिली के चेहरे भी याद नहीं रख पाती। उसने बताया कि ग्रैंडमदर पहले स्ट्रिक्ट, शार्प विटेड थी और कोई डिटेल मिस नहीं करती थी। फिर एक दिन वो चीज़ें भूलने लग गई और अब वो एक छोटे बच्चे की तरह है जो कुछ समझती नहीं है। जब ईडन ने डिड्यूस किया कि ग्रैंडफादर ने जो फेवर मांगा था वो ग्रैंडमदर का एल्केमी से ट्रीटमेंट करना था, एमिली शॉक हो गई और उसे एहसास हुआ कि वो एल्केमिस्ट है। उसने तुरंत उसे अश्योर किया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और बेग किया कि वो खाकर चला जाए। ईडन ने उसे रीअश्योर किया कि उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसको बुलाकर खाना खिलाने के बाद छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा, ये मानते हुए कि उसे इतने वार्मली वेलकम किए जाने का बहुत टाइम हो गया था। ग्रैंडफादर ने कहा कि ऐसे मत सोचो, पास्ट खत्म हो गया है और ऐसे रिमोट जगह पर कोई आए तो वही ब्लेसिंग है। ईडन ने डिसाइड किया कि उसे अपना मील अर्न करना होगा। उसने मेडिनी को एक बुक लाने को कहा और एक मैजिकल बुक उसके सामने अपीयर हो गई। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि ऑल्दो उसकी एल्केमी हीलिंग में ज़्यादा हेल्प नहीं करती, लेकिन वो एक अच्छा रेमेडी जानता है। उसने बुक खोली और ढूंढता रहा जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिल गई, इन्वर्टेड सिल्वर थॉर्न ट्री। उसने अपना हाथ बुक के अंदर डाला और इस ट्री का एक फ्रूट निकाला और एक्सप्लेन किया कि ये माइंड क्लियर करता है और अगर ग्रैंडमदर ने खाने के बाद इसे खाया तो बेनिफिशियल होगा। लेकिन ग्रैंडमदर ने फ्रूट स्नैच कर लिया और तुरंत खा लिया, जिस पर एमिली ने उसे फिर से स्कोल्ड किया। बाद में ग्रैंडफादर ने ईडन से उसकी प्लान्स पूछी और उसने जवाब दिया कि वो पास के गांव रॉबिन्स में कुछ चीज़ें लेने जाने का सोच रहा है। ग्रैंडफादर ने नोट किया कि एमिनी आम से ज़्यादा चेयरफुल लग रही है और गेस किया कि ये गेस्ट के वजह से है। ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया कि ईडन रात को स्टे करें क्योंकि सिटी का ब्रिज रिपेयर के तहत है और अगले दिन वो आसानी से मूव कर पाएगा। 1 सेकंड सोचने के बाद ईडन अग्री कर गया, नोट करते हुए कि उसे और लेडी एन को नए कपड़ों की ज़रूरत होगी ही। ईडन ने नोटिस किया कि एन एक्सपेक्ट किए गए से ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। हालांकि उसने सोचा था कि वो और एनॉयड होगी, लेकिन एन ने उसे वार्न किया कि वो ये ना सोच ले कि वो नाइस है और अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे तुरंत बाहर निकाल देगी। उसने ऐड किया कि उसका वार्निंग उस जगह के सारे ह्यूमंस के लिए है और वो सब पर नज़र रखेगी। इस कमेंट ने ईडन को गुस्सा दिलाया, जिसने अपने माइंड में उसे स्टूपिड वैम्पायर कहा। उसके बाद एमिली ने ईडन से लॉन्ड्री में हेल्प मांगी और उसने तुरंत हाँ कर दी। एमिली ने पूछा कि क्या उसने कभी हाथ से कपड़े धोए हैं और उसने जवाब दिया ऑफ कोर्स। एक्सप्लेन किया कि एल्केमी के बिना वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जब वो कपड़े धो रहे थे, ईडन ने कमेंट किया कि वेदर अच्छा है और लॉन्ड्री अच्छी तरह सूखेगी। अचानक एन के फेस पर मड का बॉल लग गया। ग्रैंडमदर ने अचानक उसे मड वॉर खेलने को इनवाइट किया।
एन को एक्सट्रीमली डिस्गस्टेड लगा और गुस्से में चिल्लाई कि वो सबको मार देगी, जबकि ग्रैंडमदर हंसते हुए भाग गई। कहीं और दो लोग ईडन को दूर से देख रहे थे। उन्होंने उसे और उसके साथ वाली वैम्पायर को लोकेट कर लिया था। एक ने सोचा कि क्या दूसरा आदमी वाकई उससे मिलेगा। हालांकि उनके लीडर इवान ने इसका ऑर्डर नहीं दिया था और दूसरे ने कंफर्म किया कि वो खुद से ये जानना चाहता है कि इवान ने उसे क्यों चूज किया और देखना चाहता है कि वो कितना स्पेशल है। जब इवनिंग हो गई, ईडन ने ग्रैंडमदर को ब्लैंकेट दी ताकि वो वार्म रहे। ईडन ने कमेंट किया कि उसे सोते हुए देखना सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन से अलग नहीं दिखती थी। बाद में जब एमिली ने रिलैक्सिंग बाथ एंजॉय किया, उसने मेडिनी से पूछा कि क्या उसने भी एंजॉय किया। एमिली ने ईडन से लेट होने की माफ़ी मांगी और पूछा कि कुछ हुआ तो नहीं है, और उसने एश्योर किया कि सब ठीक है। ईडन ने एन से पूछा कि क्या उसके साथ कुछ हुआ, लेकिन वो उसकी रिएक्शन पर सरप्राइज्ड हो गया और उसे उसकी तरफ से मर्डरस इंटेंट महसूस हुई। उसे याद आया जब वो बात एंजॉय कर रही थी और एमिली ने ग्रैंडमदर के किए की माफ़ी मांगी। उसे समझाने की कोशिश की कि ग्रैंडमदर सिक है और बताया कि उसका ग्रैंडफादर उसे बहुत पसंद करता है। जब एमिली ने एन को टाइटली हग किया और एन ने उसे दूर करने की कोशिश की, जिससे एन को बहुत गुस्सा आया। एमिली ने एन से माफ़ी मांगी, एक्सप्लेन किया कि ये अफेक्शन का एक एक्सेसिव जेस्चर था। बॉयस्टरस बात के बाद लेडी एन ने डिसाइड किया कि वो कभी किसी के साथ नहीं नहाएगी। एमिली ने उसे काम करने के लिए एक ग्लास मिल्क ऑफर किया और बताया कि मिल्क बाथिंग का प्राइमरी रीज़न है। जब वो कन्फ्यूजन में बैठी, उसने सोचा कि आम ह्यूमंस होने के बावजूद उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है और सोचा कि क्या ये एमनीजिया का फीलिंग है। इसे बहुत एनॉइंग बताया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करे। एम हैरान हुई जब उसने देखा कि सब उसे स्ट्रेंजली देख रहे हैं। अचानक ग्रैंडमदर उठ गई और उसने एन के हाथ में मिल्क का ग्लास देखा। ग्रैंडमदर ने एन से मिल्क का ग्लास स्नैच कर लिया और क्लेम किया कि ये उसका है, जिस पर एमिली ने उसे फिर से स्कोल्ड किया और बताया कि ये कब एन के लिए है। ईडन ने सिचुएशन को काम करने की कोशिश की, एन से मजाक में कहते हुए कि मिल्क उसकी टेस्ट के सूट लगता है। उसी वक्त उन्होंने दरवाजे पर नॉक सुनी। एमिली ने बताया कि वो उसका ग्रैंडफादर है और उसने उसे गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स लेने को कहा था। फिर वो दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन ईडन ने पूछा कि क्या वो इसकी जगह खोल सकता है। उसने उसे वेलकम किया जबकि उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन ईडन को अचानक एक डेंजरस सेंसेशन महसूस हुई। दरवाजे के पीछे एक स्ट्रेंज पर्सन अपीयर हुआ और मिस्टीरियस सोप बबल्स रिलीज किए। उसने बाहर से ग्रैंडफादर की वार्निंग सुनी कि बबल के अंदर न जाए, लेकिन ईडन ने उसे टच कर लिया। बाहर वाली लड़की ने बबल को बर्स्ट करने को ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और घर का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। केओस के बीच एन और एमिली ने सोचा कि क्या हुआ है। ग्रैंडफादर बाहर ब्लड से लिपटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया, जबकि स्ट्रेंज लड़की बाहर खड़ी थी, सोच रही थी कि ईडन आइजैक कहाँ है। ईडन आसमान में होवर कर रहा था, जहां उसने वाइट हेयर और वायलेट आइज वाली लड़की को कन्फ्रंट किया। इस पर्सन ने ईडन पर एनर्जी शॉट से अटैक किया। शॉट्स एनिमी के बैक पर लग गए। ईडन ने मेडिनी को छोड़ दिया, जो उसकी फ्लाइंग का रीजन थी, और फिर वो जमीन पर गिर गया। उसने ट्रिपल पॉइंट शॉट यूज किया, कन्फ्रंटेशन को खत्म करते हुए अपने पिस्टल अपोनेंट पर एम करके। ईडन ने अटैकर से उसका आइडेंटिटी और एक्शन का रीजन पूछा। अटैकर को एहसास हुआ कि ईडन की पिस्टल लेजेंडरी सेज ग्रेस की वेपन है। इसे एक्सट्रीमली डेंजरस बताया। ईडन को समझ आ गया कि एनिमी उसके सवालों का जवाब नहीं देगी, इसलिए उसने उसे हेड में शूट कर दिया। एनिमी के डेड होने का श्योर होने के बाद ईडन ग्रैंडफादर को चेक करने के लिए मूव किया। डिस्ट्रॉयड हाउस के पास ईडन ने इंजर्ड ग्रैंडफादर को देखकर हॉरर में चिल्लाया। उसने लेट होने की माफ़ी मांगी और ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया। ग्रैंडफादर ने उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन दूसरे स्पेस में अटैकर ने ईडन को चेस्ट में स्टैब कर दिया। ईडन ने मेडिनी को चिल्लाया जब वो गिर रहा था। उसकी आंखें फ्यूरलेस लुक से भरी हुई थी। अटैकर ने वॉर्न किया कि वो एब्सोल्युटली ऐसे लोगों से नफरत करती है जो चीज़ें बिगाड़ते हैं। ईडन ब्लीडिंग होकर जमीन पर गिर गया, सोच रहा था कि वो कैसे अभी तक जिंदा है। इतना ब्लड लूज करने के बावजूद ईडन ने सोचा कि ये कैसा मॉन्स्टर है जो अचानक से अपीयर हो गया है। उसकी एक ही चिंता थी कि ग्रैंडफादर को जल्दी से बचाया जाए। जब वो कॉन्शियसनेस खो रहा था, उसने एक ब्लू बटरफ्लाई देखी और उसे एहसास हुआ कि इस बटरफ्लाई का मास्टर वही है जिसने उसे वैम्पायर ढूंढने में हेल्प की थी। ग्रैंडफादर ने चिल्लाकर कहा कि वो अटैकर को अपनी फैमिली के पास नहीं आने देगा। बबलिंग अटैकर अपीयर हुई, उनकी तरफ चलते हुए ग्रैंडफादर को अपने बबल्स में फंसा लिया। मिस्टीरियस लड़की उनके पास आई और ड्रीम रिलीज अनाउंस किया। उसके शब्दों ने ग्रैंडफादर को पकड़े हुए बबल के मैसिव एक्सप्लोजन को जन्म दिया और लड़की कामली उस एक्सप्लोजन के बीच अपीयर हुई। एमिली टेरर में चिल्ला रही थी जब उसने अपने ग्रैंडफादर को मरते देखा। एमिली फिर जमीन पर गिर गई। एन ने नोटिस किया कि एमिली बीच में बताए बिना भी बेहोश हो गई। एन ने नोटिस किया कि एमिली स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी और उसे होश में लाने के लिए उसे थप्पड़ मारा।
उसी वक्त वाइट हेड वाली लड़की एन के पीछे अपीयर हुई और कमेंट किया कि ईडन अभी भी वीक है और कुछ खास नहीं है और उसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। लड़की ने कमेंट किया कि ईडन आइजैक बिल्कुल यूजलेस है। एन को गुस्सा आ गया और उसने पूछा कि वो कौन है जो ऐसा कर सकती है। लड़की ने ड्रीम रिलीज स्किल यूज की एन के सिर के आसपास एक बबल बना दिया। उसी पल ग्रैंड मदर ने बीच बचाव किया और लड़की पर चिल्लाकर पूछा कि वो एक बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है। एन अटैकर की ग्रिप से आज़ाद हो गई। ग्रैंडफादर ने एन के सामने ब्रेवली खड़े होकर ये मानकर कि वो उसकी ग्रैंडडॉटर है, दावा किया कि वो अटैकर को हेल के छोर तक खत्म कर देगी अगर उसने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया। ये सिचुएशन एन को हैरान कर गई, जिसने सोचा कि ग्रैंडमदर को क्या हो गया है और कैसे अचानक उसे फिर से होश आ गया। अटैकर ने कामली अपने सर से पॉट हटा दिया। ईडन ने मौका पकड़ा और आय को फेटल वुंड्स पहुंचाए। ईडन ने कंफर्म किया कि आखिरकार उसने ब्लू बटरफ्लाई के ओनर को ढूंढ लिया है और उसके पास उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। अटैकर ने ईडन पर स्कॉफ किया, उसे बेकार समझते हुए, लेकिन ईडन ने कामली उसे बताया कि जल्द ही सब क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेन किया कि बुलेट ब्लड स्नेक्स वेनम से कोटेड है और एक ऐसा टेरिबल पेन शुरू होगा जो उसे मौत की इच्छा कराएगा। लड़की ने माना कि वेनम अनोइंगली पेनफुल है। ईडन शॉक हो गया जब उसने देखा कि वेनम ने उसे उतना वीकन नहीं किया जितना उसने सोचा था। लड़की ने ईडन पर अपना इंटेंस गुस्सा जाहिर किया, उसे दूसरी बार इंटरप्ट करने के लिए। इस दौरान उसने पूरे घर को एक ह्यूज बबल में बंद कर दिया और फिर ड्रीम रिलीज परफॉर्म की, जिससे एक मैसिव पर्पल एक्सप्लोजन हुआ। उस जगह कुछ भी नहीं बचा जहां घर खड़ा था, सिर्फ ईडन को छोड़कर। मिस्टीरियस लड़की अपीयर हुई और अपने कंपेनियन से कहा कि वो अब खुद को दिखाए क्योंकि सब खत्म हो गया है। उसने कंपेनियन से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आता और सिचुएशन का सामना क्यों नहीं करता, और उसने जवाब दिया कि वो पीछे से देखना प्रेफर करता है। लड़की के बगल में जमीन से एक शैडो उठी। एक आदमी उनके सामने अपीयर हुआ और कमेंट किया कि प्लान फेल हो गया था, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और जो लोग खुद को सुपर एल्केमिस्ट कहते हैं वो ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट से कोई अलग नहीं है। ईडन सीवियरली इंजर्ड होकर उठा और अपने अटैकर्स को अपने सामने खड़ा पाया। उसने डेस्परेटली उनसे उनकी आइडेंटिटी और ये सब करने का रीजन पूछा। जब ईडन ने अपने अटैकर्स को देखा तो उसने सोचा कि क्या ये वो रेड हॉलो हैं जिनके बारे में उसने सिर्फ रूमर सुने थे। अटैकर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो लॉर्ड आइवन के फैमिली से हैं। पहले ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो 7th ब्लेड हैं, जिसका निकनेम ब्लैक डॉग है, और लड़की को सेकंड क्लेयर के नाम से इंट्रोड्यूस किया, जिसका निकनेम रिवर्स ड्रीम है। ब्लेड ने कूलली ईडन आइजैक को वेलकम किया। जब ईडन को पता चला कि वो आइवन के फैमिली से हैं, वो डेस्परेटली उनकी तरफ दौड़ा और पूछा कि एयरलिन और आइवन कहाँ हैं। ब्लेड ने जवाब दिया कि उसे पता है ईडन जल्दी में है, लेकिन वो भी जल्दी में है। उसने उसे बताया कि उन्होंने ये तरीके अपनाए हैं क्योंकि उसका ग्रोथ स्लो था और उसे होश में आने को कहा। फिर उन्होंने जाने का डिसाइड किया, ईडन को यूजलेस समझते हुए, और कहा कि वो दूसरा तरीका ढूंढेंगे उसे पीछे छोड़कर, क्योंकि उन्हें फेलियर्स की ज़रूरत नहीं है। ईडन ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शॉक की हालत में था। एन ने उसे जगाने के लिए उसे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से पूछा कि उसको क्या हो गया है। जब उसने आसपास देखा और पूछा कि आइवन की फैमिली कहाँ है, एन ने उसे बताया कि वो बहुत पहले गायब हो गए हैं। मेदनी ने उसे हक किया और ईडन ने उसे चिंता करने के लिए माफ़ी मांगी और शुक्रिया अदा किया, कहकर कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। ईडन ने एन से पूछा कि वो कैसे बची, और उसने जवाब दिया कि ये मेदनी का शुक्रिया है जो उससे 100 गुना ज़्यादा यूज़फुल है, और बताया कि मेदनी ने उन्हें अपने मुंह में डाल लिया था और बबल एक्सप्लोड होने से पहले बाहर निकल आई थी। एन ने बताया कि अब प्रॉब्लम ग्रैंडफादर की है, जिसने उन्हें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसका इरादा बबल के अंदर उनके साथ मरने का था, लेकिन आखिरकार उसका सेक्रीफाइस बेमानी हो गया। उसी वक्त ईडन ने एक डिवाइस निकाला और एक्टा को डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया। ईडन ने एमिली से कहा कि एक एल्केमिस्ट जल्द ही मदद के लिए आएगा। एमिली ने सोचा कि इसका क्या फ़ायदा है, जबकि ईडन खुद को दोष दे रहा था क्योंकि उसे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहा। ईडन रो रही एमिली के पास बैठा, माफ़ी मांगी और खुद को दोषी ठहराया उसके ग्रैंडफादर की मौत के लिए, क्योंकि उसकी वीकनेस ने उसे बचाने नहीं दिया। एमिली अपने ग्रैंडफादर के लिए गम से रो रही थी और ईडन अपनी वीकनेस पर गहरी शर्माई। 3 दिन बाद रॉबिन्स गांव में जब ईडन बेड पर रिकवरी कर रहा था तो एन ने उसे गुस्से से कन्फ्रंट किया। उसने हकीकत जानने की डिमांड की कि आखिर हुआ क्या था। ईडन ने अंदर ही अंदर सोचा कि इसका क्या मतलब है। आन ने पूछा कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट इतनी आसानी से उन लोगों से कैसे हार गया। ईडन इस सवाल से हैरान हुआ और काम रहने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये एक ऐसा मौका है जिसे वो बर्बाद नहीं कर सकता। ईडन ने उसके सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। पूछा कि वो जो अपने आप को अपनी कौम की सबसे स्ट्रॉन्ग कहती है, अटैक के दौरान कुछ क्यों नहीं कर पाई। उसे ये वैम्पायर्स की प्रेस्टीज दिखाने का एक परफेक्ट मौका समझते हुए एन इस जवाब से घबरा गई और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए ईडन को मारना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई जो ऐसे रूट शब्द यूज करे। ईडन ने उसे बताने का डिसाइड किया जो वो जानता था, क्योंकि वो दोनों एक ही सिचुएशन में थे।
उसने एक्सप्लेन किया कि जिन लोगों से वो मिले थे वो आइवन के फॉलोअर्स थे और वो खुद को उसकी फैमिली के तौर पेश करते हैं। उसने बताया कि हालांकि उसके फोर्सेस जमा करने की रूमर्स हैं, ये पहली बार था जब वो वाकई अपीयर हुए, जिसका मतलब था कि कुछ तो शुरू होने वाला है। एन ने सोचा कि आइवन ऐसा कौन है जिसके ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं। ईडन ने जवाब दिया कि आइवन एक एक्सेप्शनल एल्केमिस्ट है, 4 सेजेस में से एक जो एक्टा के सबसे महान एल्केमिस्ट्स कहलाए जाते हैं, और उसकी तरह वो भी एक प्राइमीमल एल्केमिस्ट है। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि प्राइमीवल एल्केमिस्ट्स वो लोग हैं जो एल्केमी की ओरिजिनल एबिलिटीज रखते हैं, जो 5 ब्लेसिंग्स हैं: मेमोरी, क्रिएशन, टाइम, डिस्ट्रक्शन, स्पेस, जो प्राइमीवल गॉड सीसू ने ह्यूमंस को दिए थे। उसने बताया कि प्राइमीवल एल्केमिस्ट्स वो हैं जो इन ब्लेसिंग्स को फेड होने से बचाते हैं। उसने ये भी बताया कि आइवन के पास जो एल्केमी है वो क्रिएशन है, जिसे सबसे डेंजरस टाइप का एल्केमी माना जाता है, क्योंकि ये जिंदगी पैदा करने की एबिलिटी देती है, सिर्फ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, और कि आइवन इस टैबू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईडन ने दावा किया कि डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले इस एरोगेंस को पूरा होने से पहले रोकना होगा, और कि ये आइवन के पीछे भागने का एक और रीजन था। एन ने सिचुएशन को समराइज किया, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि वो भी उसकी तरह एक प्राइमीवल एल्केमिस्ट है, लेकिन इतना वीक कि आइवन के फॉलोअर्स भी उसे लेकर कंफ्यूज थे कि क्या करें। ईडन गुस्से से भर गया, सोच रहा था कि उसकी बातों का मतलब हमेशा ऐसा क्यों निकलता है। एन ने उसे इग्नोर किया और फर्मली ऐलान किया कि उसका ब्लड सर्वेंट कभी नहीं हारता है और वो उसे फिर से सर झुकाने को टॉलरेट नहीं करेगी। ईडन एक फोर्स्ड स्माइल के साथ अग्री कर गया, अंदर ही अंदर सोचते हुए कि गुस्से आने पर उसकी असली फितरत जाहिर हो जाती है। एन ने ईडन को सब्जेक्ट चेंज करने का सजेस्ट किया। ईडन ने एन के लिए नए कपड़े खरीदने जाने का सजेस्ट किया। वो ईडन के अचानक कपड़े खरीदने जाने के सजेशन से हैरान हुई। एन बहुत एक्साइटेड हो गई और उसे जल्दी करने लगी, अनॉयडली पूछते हुए, क्या कर रहे हो? शॉपिंग के बाद वो एक नई ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर आई और खुश नजर आई, शॉपकीपर का शुक्रिया अदा किया। ईडन ने कमेंट किया कि खूबसूरत कपड़े विंग्स की तरह होते हैं और उसका अपीयरेंस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। जब वो चल रहे थे, ईडन ने कुछ केओस महसूस की, लेकिन उसने इग्नोर किया और सजेस्ट किया कि वो जल्दी से कुछ डिलीशियस खाने जाएं। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क पे लोगों का बड़ा क्राउड भाग रहा है। किसी ने चिल्लाकर कहा कि फुल मून सर्कस आ गया है। ईडन बहुत एक्साइटेड हो गया और एन से बेग किया कि वो एक बार देखने चलें। ईडन ने एन से कहा, उसे हाथ पकड़ के कहते हुए कि उन्होंने अभी फुल मून सर्कस का जिक्र किया, वो शो जो वो देखना चाहता था। ईडन ने उसे वादा किया कि वो वहां अपना टाइम एंजॉय करेगी। उसकी अनविलिंगनेस के बावजूद ईडन जल्दी से जाने को अग्री कर गया। बड़े क्राउड के बीच एन ने सोचा कि सर्कस को लेकर इतना हंगामा क्यों है। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि सर्कस अमेजिंग ट्रिक्स के साथ शोज करता है और फुल मून सर्कस खास तौर पर इतना स्पेक्टैकुलर कहलाता है कि वो एल्केमी को टक्कर देता है। शो शुरू हुए, लेकिन एन पहले तो इम्प्रेस नहीं हुई। उसे बेहतर देखने में मदद करने के लिए ईडन ने उसे उठाया और अपने शोल्डर्स पर बिठा लिया। रिंग मास्टर ने ऑडियंस को वेलकम किया। वो एक क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहने हुआ था और आसमान में हवर कर रहा था। ऑडियंस ने सोचा कि वो कैसे उड़ रहा है, एल्केमिस्ट होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हुए। क्लाउन ने अपना पहला एक्ट पेपर वेव्स अनाउंस किया और अपना वॉन्ड हिलाना शुरू किया। क्लाउन ने कलरफुल पेपर स्क्रैप्स हवा में फेंके, पेपर बेयर अनाउंस किया, फिर अपना आने वाला शो बताया, जहां फुल मून सर्कस शाम 8 बजे ऑर्ली स्क्वायर में परफॉर्म करेगा। उसने अपना क्लोक हिलाकर अचानक सर्कस के मैस्कॉट्स जॉय और जीएमए को रिवील किया और इंथुजियास्टिकली ऑडियंस को इनवाइट किया कि वो बड़े प्यार से आएं और शाम को एक एक्सेप्शनल शो देखें। प्रमोशनल शो खत्म होने के बाद ईडन ने एन से उसकी राय पूछी, उसे याद दिलाते हुए कि उसने कहा था कि उसे मजा नहीं आएगा। एन ने थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाई, लेकिन जल्दी छिपा ली और क्लेम किया कि ये चीजें सिर्फ बच्चों के लिए हैं। ईडन उसकी नाइट शो नहीं देखने के रिफ्यूजल से हैरान हुआ। एन ने उसे याद दिलाया कि उनका गोल सर्कस देखना नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उसकी मेमोरी वापस लाना है। ईडन उसकी मेमोरी की बात सुनकर हैरान लगा, लेकिन एन ने जल्दी सब्जेक्ट चेंज कर दिया। रीजनिंग की बात खत्म हो गई है और उसे डिलीशियस फूड के बारे में पूछा। इस दौरान क्लाउन ने क्राउड के पीछे एन को नोटिस किया। क्लाउन ने उसे दूर से पुकारा, लेकिन उसने उसकी आवाज नहीं सुनी। ईडन ने एन से कहा कि क्लाउन उसे बुला रहा है, और वाकई क्लाउन ने जोर से चिल्लाकर उसे लिटिल वन कह के पुकारा। एन को यह नाम पसंद नहीं आया और अचानक क्लाउन ने इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूव किया, अननेचुरल एजिलिटी के साथ हवा में ऊंचा कूदा। उसने एक पल में ही उसके पीछे लैंडिंग की। एन और ईडन दोनों को अपनी अमेजिंग स्पीड से शॉक कर दिया। एन ने उसे शार्पली पूछा कि वो क्या चाहता है, उसे ह्यूमन कह के एड्रेस किया। क्लाउन ने उसके सवाल को इग्नोर किया और उसके पास आकर उसकी रेड आंखों की खूबसूरती का कमेंट किया जब पास से देखा गया।
क्लाउन एन को नॉनस्टॉप घूरते देखता रहा, जिससे उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने फॉर्मली उसे शाम 8 बजे शो में शामिल होने का इनवाइट किया। एन ने कूलली उसकी इनविटेशन डिक्लाइन कर दी, कह के कि उसे इंटरेस्ट नहीं है और वो कुछ डिलीशियस खाना प्रेफर करेगी। क्लाउन ने एक सेकंड सोचा और फिर उसे एक और ऑफर दिया। उसने टिकट्स का एक बंडल निकाला और उसे बताया कि वो उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करेगा, ये कहते हुए कि उसकी वजह से सब एक वंडरफुल शो एंजॉय करेंगे। एन उसके बिहेवियर से हैरान हुई और उसे पूछा कि वो क्या ट्रिक कर रहा है, और उसने जवाब दिया कि वो उसकी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। एन ने क्लाउन्स की फैमिली की बात से अनॉयड जाहिर की और उसे अपनी नज़र से दूर जाने को कहा, शाकली कहते हुए कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। अचानक एक मिस्टीरियस और हैंडसम आदमी पीछे से चीखा, मेरे प्यारे क्लाउन। एन पर एक डिस्टर्बिंग विजन आ गई। वो खुद को एक अंधेरे स्पेस में पाई जहां उसकी एन पर एक डिस्टर्बिंग विजन आ गई। वो खुद को एक अंधेरे स्पेस में पाई जहां उसकी मेमोरीज पिक्चर्स की तरह दीवार पर लटकी हुई थीं, जिसने उसे शॉक कर दिया, जबकि एक छोटा सा ईविल एंटिटी अपने ब्रश से उन पिक्चर्स को मिटा रहा था। इस केओस के बीच एक स्पेसिफिक मेमोरी एक ऐसी पिक्चर से थ्रू दिखाई दी जिसमें एक औरत जो उससे मिलती जुलती थी एक लुमिनस टेडी बेयर डॉल को हक किए हुए थी। अचानक वो पिक्चर से बाहर आ गया, विजन में एन के सामने मटीरियलाइज हुआ और डॉल एन की तरफ दौड़ा जब तक कि उसने उसे हग नहीं कर लिया। उसकी इमेज उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुई। एन ने एक नाम फुसिराया, इजाबेल। ईडन ने उसकी अचानक हुई तब्दीली को नोटिस किया और कंफ्यूजन में सोचा कि उसे क्या हो रहा है। हालांकि उसने अपनी आंखों से कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन उसका बिहेवियर वरीसम हो गया था। अचानक एन ने ईडन का हाथ पकड़ा और उसे अर्जेंटली बताया कि उन्हें कहीं तुरंत जाना होगा। जब वो उसे अपने पीछे खींच कर ले गई, ईडन ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं और उसने जवाब दिया कि वो घर जा रहे हैं। एन ने ईडन को एक्सप्लेन किया कि उसे अचानक से एक मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन उसे उसी वक्त एहसास हुआ कि कोई जानकर उसकी मेमोरीज मिटा रहा है। उसने चिंता से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसे क्या छिपाया जा रहा है। इस दौरान क्लाउन, जिसका नाम लॉयड था, उदास था कि वो एन को कन्विंस नहीं कर पाया। वो अपने सर्कस के कलीग से बात कर रहा था, अपने इस अफसोस का इजहार करते हुए कि वो एक खास ऑडियंस मेंबर से मिलने का मौका खो चुका है। जब उसके कलीग ने पूछा क्या उसका मतलब एल्केमिस्ट से था, लॉयड ने इनकार किया और इशारा किया कि उसकी बात वो लड़की थी जो उन्हें जानी पहचानी लगती थी। बाद में एक ट्रेन स्टेशन पर ईडन ने सोचा कि शायद ये पहली बार है जब उसने सर्फिस ट्रेन ली है, जब से वो मैरी नाम के कैरेक्टर से अलग हुआ था। उसने एन को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ट्रेन इसलिए ली क्योंकि वो जगह, जिसे उसने घर बताया है, किंगडम के आउटस्कर्ट्स पर स्थित है। ईडन ने नोटिस किया कि एन अजीब एक्सप्रेशन के साथ आसपास देख रही है और उसने मजाक में अज्यूम किया कि ट्रेन्स 200 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थीं और ये अनुभव उसके लिए नया होगा। लेकिन एन ने गुस्से से इनकार किया, इंसिस्ट करते हुए कि उसके दौर में बेहतर और वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, जैसे बैगेज कैरियर और फायर नट जो 2 पहाड़ हिला सकती थी, और सिंड्रेमास पंपकिन कैरेज। ईडन ने एन को पुराने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में टीज करना जारी रखा, क्वाइटली सोचते हुए कि क्या वाकई वो मॉडर्न ट्रेन से बेहतर थे। लेकिन एन ने रिटॉर्ट किया कि उसे अभी इस मामले पर और एजुकेशन की ज़रूरत है। उसने उसे मुंह पर पंच मारा। उनकी बात टिकट इंस्पेक्टर के आने से इंटरप्ट हो गई, जिसने उनकी टिकट्स देखने को कहा। ईडन ने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए टिकट्स पेश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने जोर से ऐलान किया कि टिकट्स एक अडल्ट और एक चाइल्ड के लिए हैं, जिसने एन को क्लियरली गुस्सा दिलाया। बैठने के बाद ईडन ने सीरियसली एन से पूछा कि क्या वो वाकई उसकी पूरी पैलेस उसके ब्लड सर्वेंट के लिए जा रहे हैं। एन ने कंफर्म किया, जिसने ईडन को हैरानी में डाल दिया, जिसने सोचा कि वो उसका आखिरी ब्लड सर्वेंट है। एन ने एक्सप्लेन किया कि ब्लड सर्वेंट किसी भी नोबल वैम्पायर के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। उसने रिवील किया कि उसके पास एक और ब्लड सर्वेंट है, एक एक्सेप्शनल वॉरियर जिसका नाम इजाबेल है, और उसे सबसे स्ट्रांग बताया। एन ने ईडन को वॉर्न किया कि उससे मिलकर नर्वस होना चाहिए, क्योंकि वो उससे ऊपर है और शायद वो उसकी आंखों में देख भी ना पाए। ईडन ने उसे इंटरप्ट किया, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि विल्हेमबर्ग पैलेस जिसकी तरफ वो जा रहे हैं 200 साल पहले जलकर खराब हो गया था और अब वो साइट किंगडम के नाइट्स के मैनेजमेंट में है, जिससे इजाबेल का जिंदा रहना नामुमकिन है।
एन ने उसकी बातों को वेहमेंटली रिजेक्ट किया, फर्म बिलीफ के साथ इंसिस्ट करते हुए कि इजाबेल जिंदा है। उसने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखा, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी मिस्ट्रेस होने के नाते वो महसूस कर सकती है कि इजाबेल अभी भी उसकी इंतजार कर रही है, और उसे इस बकवास को रोकने को कहा। उसी वक्त ट्रेन में सनलाइट आ गई और सनलाइट ने एन को परेशान किया। ईडन ने यह नोटिस किया और उससे पूछा कि वो सनलाइट से कैसे अफेक्ट नहीं हो रही है, जबकि उसे पता है कि वैम्पायर्स इसके अगेंस्ट वीक हैं। एन ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ जवाब दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि ये ट्रिवियल मैटर सिर्फ पैथेटिक प्योर ब्लड वैम्पायर्स पर लागू होती है। रहा उसका सवाल, वो एक नोबल हाफ ब्लड है, इसलिए सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडन इस रेवलेशन से शॉक्ड हो गया, हाइब्रिड वैम्पायर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हुए, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सिर्फ अपने ब्लड लाइन की प्यूरिटी मेंटेन करते हैं। लेकिन एन ने उसके सवाल को इग्नोर किया और ऐलान किया कि उसे भूख लग रही है और उन्हें खाना खाना चाहिए। ईडन ने उसे रोकने की कोशिश की, जवाब पाने के लिए डिटरमाइंड, लेकिन वो चली गई और उसे अकेला छोड़ दिया। ईडन ने आह भरी, उसके रूट पर्सनैलिटी के बारे में ग्रम्बल किया और सोचने लगा कि क्या उसका हाफ ब्लड होना ही उसकी शॉर्ट स्टेचर का रीजन है, और उसे वैम्पायर्स की दुनिया से जुड़े अनेक सीक्रेट्स की वजह से सरदर्द हो रहा था। एक और टाइम पर एन सोच रही थी कि क्या उसने गलत आदमी चूज किया है। एन ने ईडन से पूछा कि क्या वो उसके लिए सूटेबल है, लेकिन ईडन ने जल्दी से उसे अश्योर किया कि ये वो दूसरा रीजन है जो उसे मुश्किलों का सामना करने को प्रेरित करता है, रेडिली ऐलान करते हुए कि शुरू करने का टाइम आ गया है। वापस ट्रेन पर एन मिठाइयों की एक ह्यूज अमाउंट के सामने बैठी हुई थी, अर्नेस्टली खा रही थी। ईडन ने हैरानी से उसे पूछा कि क्या वो ये सब खा सकती है, और उसने कंफर्म किया, ये कहते हुए कि उसने आम से कम ही लाया है और अगर वो चाहे तो पूरी ट्रेन कोच को मिठाइयों से भर सकती है, क्योंकि उसकी एपेटाइट की कोई सीमा नहीं है। ईडन ने उसकी आंखों में एक क्रेजी लुक देखी जब उसने मिठाइयों के लिए उसकी ऑब्सेशन के बारे में सोचा। जबकि मेदनी पास की एक बोल में आराम कर रही थी, फुल दिखते हुए, ईडन ने कमेंट किया कि अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो वो और ज्यादा खरीदता। फिर उसने मजाक में पूछा कि क्या वो खाने नहीं वाली है, और ऑफर किया कि वो उसकी शेयर खुद खा लेगा, लेकिन वो गुस्से से एक्सप्लोड हो गई और चिल्लाई कि वो उसकी फूड को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। एन ने ईडन का कॉलर वायलेंटली पकड़ा, जिसने बाकी पैसेंजर्स को हैरानी में डाल दिया। ईडन जो कांप रहा था ने वरीड मेदनी को अश्योर करने की कोशिश की कि वो अभी भी ठीक है और सिचुएशन हैंडल कर सकता है, लेकिन वो जल्द ही कॉमिकली कोलैप्स हो गया, ऐलान करते हुए कि उसे कुछ पछतावा नहीं है और मिठाइयों के लिए एक सिंपल स्टमक एक वर्थलेस है। एन ने उसे डिस्डेन से देखा और मेडनी से पूछा कि क्या ये इडियट हमेशा ऐसा ही करता है। बाद में जब वो पहुंच गए, वो एक जंगल में चल रहे थे। ईडन ने शिकायत की कि वो 2 घंटे थे चल रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, और पूछा कि और कितना दूर जाना होगा। एन ने सिंपली जवाब दिया कि उसे भी रास्ता नहीं पता। इसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया और उसने सोचा कि उसे अपने ही घर का रास्ता कैसे नहीं पता। ईडन ग्रम्बल करता रहा कि वो इतना दूर उसके लिए आए हैं, और ईडन मटर्ड कि उसे पहले ही बताना चाहिए था। अचानक एन ने उसे जोर से मारा और चिल्लाकर उससे अक्यूज किया कि वो अपनी मिस्ट्रेस की डिफाइंस कर रहा है। ईडन दर्द से चिल्लाया, लेकिन एन अचानक रुक गई, उसके फ्रेजाइल फिजिकल स्टेट को रियलाइज करते हुए, और ईडन ने मेडनी को मदद के लिए पुकारा। एक पल में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एन और मेडनी बिल्कुल एग्जॉस्टेड दिख रहे थे, ऐसा लगा जैसे मेडनी ने उसे बहुत तेजी ले गया था। एन ने खुद को एक जले हुए बिल्डिंग के रुइंस के सामने पाया। अचानक 2 नाइट्स अपीयर हुए और उनकी आइडेंटिटी पूछी। नाइट्स ने वार्न किया कि ये किंगडम ऑफ क्रेडियो की जमीन है और उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए अगर उनके पास परमिशन नहीं है। एन ने इशारा किया कि स्लोपोक जल्दी आ जाएगा। उसी वक्त ईडन अपीयर हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ कि उसने पास के जंगल में कुछ काम मेदनी की मदद से संभाला था। एन उसकी अपीयरेंस पर गुस्सा थी और चिल्लाई कि वो उससे दूर रहे, और उसने उसे 50 स्टेप्स पीछे रहने को कहा था। ईडन नाइट्स की तरफ बढ़ा, जिन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और ऐलान किया कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अथॉरिटी के तहत हैं। ईडन ने कामली नाइट से तलवारें नीचे करने को कहा, एक्सप्लेन करते हुए कि उसको भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर होने के नाते कुछ चेक करना है। उसने एक्सप्लेन किया कि रेसिस की वॉर के बाद उनकी टीम बनी थी और उसे कहीं भी इन्वेस्टिगेट करने का अथॉरिटी दिया गया था, ताकि कोई भी अननोन बीइंग्स मॉनिटर की जा सकें, और किंगडम ऑफ क्रेडियो इस एग्रीमेंट की प्राइम एग्जाम्पल है। फिर उसने अपने ऑफिस के बैज वाला कार्ड पेश किया। नाइट कैप्टन ने बैज एग्जामिन किया और कंफर्म किया कि असली है, लेकिन उसने सोचा कि वो इतने रिमोट रुइंस पर क्यों आए हैं। अचानक उसने कार्ड पर ईडन आइजैक का नाम पहचाना और शॉक्ड हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो फेमस सुपर एल्केमिस्ट के सामने है। उसी वक्त और नाइट्स आ गए और उनके लीडर ने तुरंत
ईडन को पहचान लिया, उसे एक्साइटेडली पूछा कि क्या वो एल्केमिस्ट ऑफ टाइम ईडन आइजैक हैं। ईडन ने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म की और नाइट ने अपनी गहरी एडमिरेशन का इजहार किया, हैरान एन को एक्सप्लेन करते हुए कि ईडन को आर्चर नाइट्स में बहुत इज्जत दी जाती है। उसने बताया कि वो खुद एक एल्केमिस्ट बनने का सपना देखता था और ईडन की यूनिक एबिलिटीज की तारीफ करता था, खासकर क्योंकि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। ईडन इस तारीफ से खुश हुआ, जिससे एन को डिस्प्लेजर हुई। नाइट का ध्यान फिर एन की तरफ गया, सोचते हुए कि उसके साथ वाली छोटी लड़की की आइडेंटिटी क्या है और उसे वेरीफाई करने की जरूरत है। ईडन ने नाइट से कहा कि एन उसका कजिन है। एक फ्लैशबैक में एन को याद आया कि कैसे ईडन ने उसे पहले ही वॉर्न किया था कि वो उसका कजिन बनकर रहे और कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर से बचें, क्योंकि अगर वैम्पायर्स की आइडेंटिटी नाइट्स के सामने रिवील हो गई तो दोनों का खत्मा होगा। लेकिन एन ने उसकी रिक्वेस्ट को स्टबनली रिफ्यूज कर दिया था, ऐलान करते हुए कि वो जो चाहेंगी वो करेंगी। वापस प्रेजेंट में ईडन ने हेजिटेंटली नाइट से कहा कि उसकी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो उसके केयर में है। नाइट ने उसका जवाब मान लिया और उन्हें रुइंस इंस्पेक्ट करने की परमिशन दे दी। अचानक एन रुइंस की तरफ दौड़ी, चिल्लाते हुए दिस वे। ईडन ने नाइट से नर्वस लाफ के साथ माफी मांगी, क्लेम करते हुए कि उसका कजिन थोड़ी एनर्जेटिक है, फिर जल्दी से उसके पीछे भागा, मटर करते हुए कि उसने उसे अकेला मूव न करने को कहा था। ईडन ने उसे एक सॉलिड स्टोन वॉल के सामने बिवल्डर्ड खड़ा पाया। ईडन ने कमेंट किया कि कोई ऑब्वियस एंट्रेंस नहीं है, लेकिन एन ने गुस्से से इंसिस्ट किया कि उसे पक्का है कि यहाँ एक सीक्रेट एंट्रेंस है जो नीचे अंडरग्राउंड जाता है, और उसने सोचा कि आखिर इसे बंद किसने किया। एन के कॉन्फिडेंस से ईडन ने डिस्यूज किया कि एंट्रेंस हिडन है, और उसने डिसाइड किया कि वो शार्लोट नाम की किसी शख्सियत से मिला गिफ्ट यूज करेगा। उसने एक वायल निकाली और उसमें से एक लिक्विड बाहर निकाला जो एक ब्लू स्लैमी क्रीचर में बदल गया। क्रीचर ने बेबी स्टिकी कहकर एड्रेस किया और उससे पूछा कि दीवार पर कुछ भी हिडन हो उसे हटा दे। क्रीचर ने अपनी बाहें फैलाई और एक मैजिकल सील को रिवील किया जो एंट्रेंस को छिपा रही थी। ईडन को एहसास हुआ कि किसी ने जानकर हिडन मैजिक यूज करके एंट्रेंस को छिपाया है। जैसे ही स्लाइमी क्रीचर ने सीक्रेट एंट्रेंस रिवील किया, एक अंधारा पैसेज खुल गया। एन तुरंत अंदर ईगरली दौड़ गई। ईडन ने उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाते हुए कि उन्हें साथ में जाना चाहिए, जबकि एन ने ऐलान किया कि वो पहुंचने वाली है, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। ईडन ने मेडनी को आगे जाकर उसे फॉलो करने को कहा। नीचे मेडनी एन को अंधेरे कॉरिडोर से ले गई जब तक वो एक फ्रोजन रूम में नहीं पहुंच गई। रूम के बीच में एक बेड पर एक टेडी बेयर डॉल बैठा हुआ था जिसने पिंक हुड पहना हुआ था। एन उसके पास पहुंच गई। डॉल के पास पहुंची और माफी मांगी लेट आने के लिए। पूछा क्या उसने उसे इंतजार कराया। फिर उसे इजाबेल के नाम से पुकारा। ईडन उसी वक्त पहुंचा और बिल्कुल शॉक्ड हो गया, डिसबिलीफ में सोचता हुआ कि क्या ये टेडी बेयर वाकई वो ब्लड सर्वेंट थी जिसके बारे में एन ने बात की थी। एन ने उसे इग्नोर किया और डॉल को इमेंस खुशी से हग करने दौड़ी। बाद में एन ने अपनी उंगली छुपाई और डॉल पर अपना ब्लड ड्रॉप किया। सार्कास्टिकली पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। जब ईडन टेडी बेयर के ब्लड सर्वेंट होने की अब्सर्डिटी एक्सप्रेस करने ही वाला था, उसकी सेंटेंस खत्म होने से पहले ही एक पावरफुल एनर्जी ने उसे पीछे की तरफ फेंक दिया। डॉल ट्रांसफॉर्म होना और बढ़ना शुरू हुई। एक यंग गर्ल की फॉर्म में आई जिसके वाइट हेयर और बेयर ईयर्स थे। लड़की रो रही थी, सोच रही थी कि क्या जो वो देख रही है वो सपना है। एन ने उसे स्माइल के साथ रीएश्योर किया, कंफर्म किया कि ये असली है और कि उसने वादा निभाया है कि वो उसके लिए वापस आएगी। फिर से माफी मांगी लेट आने के लिए। इजेबेल ने खुशी से चिल्लाया लेडी एन और उसे टाइटली हग कर लिया। बताया कि वो कितनी मिस करती थी और कि वो इस दिन के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि जहां वो सोती थी वो जगह अंधेरी और डरावनी थी और वो इन लंबे सालों में उस पिच ब्लैक अंधेरे में अकेले थी। एन ने उसे सर पर थपथपाया और रीअश्योर किया कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। ईडन ने यह सीन साइलेंस में देखा। डॉल के पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक्ड हो गया। उसने सिचुएशन का एनालिसिस करना शुरू किया। ये नतीजे पर पहुंचा कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है और ये इस फैक्ट के अलावा कि एन एक हाफ ब्लड थी, उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन का बड़ा अमाउंट था। अचानक इजेबेल ने उसकी प्रेजेंस को नोटिस किया और उसकी एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। उसकी बाजू एक शार्प ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गई और वो एन और ईडन के बीच में आकर खड़ी हो गई। ब्लेड उसकी गर्दन की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा कि वो कौन है। उसने उसे वॉर्न किया कि वो उसकी लेडी एन को हाथ नहीं लगाएगा और अगर वो जीना चाहता है तो तुरंत यहां से चला जाए। एन ने तुरंत बीच बचाव किया, इजेबेल को रोकने का ऑर्डर दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि ईडन एक प्रोस्पेक्टिव ब्लड सर्वेंट है जिसे वो अपने साथ लाई है और कि वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो खुद से उसे सर्व करने आया है। इजेबेल इस पर हैरान हुई। उसे एहसास हुआ कि ये येलो मंकी, जैसे उसने उसे बुलाया, उसका पहला सबऑर्डिनेट है। फिर उसने ईडन को एक कॉन्डिसेंडिंग टोन में अपना इंट्रोडक्शन दिया, ऐलान किया कि वो उससे कई रैंक सीनियर है और उसके पास उसे सिखाने के लिए बहुत कुछ है।
जब ईडन ने हेजिटेंटली इजेबल को अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने तुरंत उसका ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ऐलान किया कि पहला रूल यह है कि हमेशा यस सर शब्द से जवाब देना है। ईडन ने अंदर ही अंदर सोचा कि यह सिचुएशन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग लग रही है। इजेबल एन के बगल में बैठ गई, अपनी शौक और सैडनेस का इजहार करती हुई कि उसकी नींद के दौरान क्या क्या हुआ। 200 साल बीत चुके थे, वो वॉर हार गए थे और उसके मिस्ट्रेस एक चाइल्ड की फॉर्म में वापस आ गई थी। सब कुछ होने के बावजूद वो एन को जिंदा देखकर खुश थी और उसे प्यार से हक कर लिया, कहती हुई कि उसने कभी उसकी चाइल्डहुड फॉर्म नहीं देखी थी और उसे क्यूट पाया। एन ने मौका पकड़ा, इजेबल से पूछा कि क्या उसे अपने पास की कोई चीज याद है, जैसे लोग जिसे वो जानती थी या काम जो उसने किए थे। इजेबल ने जवाब दिया कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम सोई हुई थी, लेकिन उसे याद है कि एन हमेशा एग्जॉस्टेड लगती थी। उसने बताया कि उसे मॉली याद है। एन इस नाम सुनकर हैरान हुई और पूछा कि वो कौन है। इजेबल गहरी तरह से शॉक्ड हुई और सोची कि वो उसे कैसे भूल सकती है, एक्सप्लेन करते हुए कि मॉली वो आखिरी ह्यूमन सर्वेंट थी जिस पर एन ने कभी भरोसा किया था। एन ये सोचकर स्टंड हो गई कि उसने एक ह्यूमन पर भरोसा किया था। इस दौरान ईडन ने सोचा कि क्या ये सर्वेंट वही हेडलेस सर्वेंट है जिसने जंगल की रक्षा की थी। एन ने इजेबल को सच बताने का डिसाइड किया और कन्फेस किया कि उसकी मेमोरीज खो गई हैं और कि उसे लगता है कि किसी ने उन्हें टैम्पर किया है, क्योंकि उसकी ज्यादातर मेमोरीज या तो ब्लर्ड हैं या बिल्कुल मिसिंग है। उसने एक्सप्लेन किया कि यही उसकी देर से मिलने की वजह है। ईडन ने गुस्से से उनकी बात इंटरप्ट किया, पूछा कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज उसने उससे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि उनकी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में भरोसा और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत है। उसने कहा कि भरोसा दो लोगों के रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एन ने शार्पली रिटॉर्ट किया, पूछा कि वो ऐसी चीज क्यों बताएगी। उसने जवाब दिया कि अगर वो भरोसे के लायक नहीं है तो वो फिर किस पर भरोसा करेगी। उसने ऑर्डर दिया कि वो इस बात का शुक्रगुजार हो कि उसे अब पता चल गया है। इजाबेल ने आर्ग्यूमेंट में बीच बचाव किया, ईडन को स्कोल्ड किया, जिसे उसने येलो मंकी कहा, कि वो प्रॉपर एटिकेट नहीं दिखा रहा है और उसकी हिम्मत कैसे हुई जो ऐसे इंसोलेंस के साथ अपनी मिस्ट्रेस से जवाब दे। फिर बिना कोई वार्निंग दिए उसने उसे एक पावरफुल पंच मारा। बाहर के नाइट्स ने एक वायलेंट ट्रेमर महसूस किया और सोचा कि क्या अर्थक्वेक आया है। ईडन जो बैरली बच गया था, उसने सोचा कि अगर वो उस ब्लो को डॉज ना करता तो वो तुरंत मर जाता। इजाबेल ने हंसते हुए माफी मांगी, कहती हुई कि वो अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पाई है क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है। एन ने सिनिस्टरली स्माइल करते हुए सीन एंजॉय किया और ईडन को नील करने का ऑर्डर दिया, कहती हुई कि ये उसका नेचुरल प्लेस है। ईडन डिफीटेड महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो भूल गया था कि यहाँ कोई भी उसकी तरफ नहीं है और उसे सोच समझकर आना चाहिए था। अचानक बाहर के दो नाइट्स अंदर आ गए और जोर से चिल्लाए इजेबल पर, जिसने ग्रह के साथ जवाब दिया और गायब हो गई। नाइट्स ने चिंतित होकर ईडन से पूछा कि क्या वो ठीक है अर्थक्वेक फील करने के बाद। ईडन ने नाइट्स को रिएश्योर किया कि सब ठीक है, क्लेम करते हुए कि जो हुआ वो एक छोटी सी गलती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाइट कैप्टन ईडन की पावर से इंप्रेस हुआ, इसे अमेजिंग समझते हुए कि एक गलती में इतनी फोर्स हो सकती है। ईडन ने एन से अब जाने को कहा, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि जगह ऑमिनस एनर्जी से भरी हुई है। एन तुरंत अग्री कर गई। नाइट्स ने ईडन के एफर्ट्स का शुक्रिया अदा किया जबकि वो जा रहा था। बाहर ईडन ने उस सेलर की नेचर के बारे में सोचा और एन ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। शायद कोई इसका ड्वेलिंग था पास्ट में, लेकिन अब ये सिर्फ यूजलेस रिमेन्स है। एन ने ईडन से कहा कि उसके पास एक नया गोल है जो वो अचीव करना चाहती है। उसने एंथुजियास्टिकली ऐलान किया कि वो अपनी खुद की फैमिली बनाएगी, एक ग्रेट और पावरफुल फैमिली जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ईडन ने उसकी एम्बिशियस प्लान की तारीफ की, लेकिन उसने अचानक कुछ रियलाइज किया। एन ने मेंशन किया कि इजाबेल के वापस आने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जिससे ईडन ने सोचा कि इजाबेल जो अचानक गायब हो गई थी वो कहाँ है। ईडन चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि एन बिना किसी वजह के गायब हो गई थी। सेलर के बाहर एक नाइट अपीयर हुआ जिसे तलवार से भौंक दिया गया था। इजाबेल अपीयर हुई नाइट्स के ग्रुप को कन्फ्रंट करती हुई। उसने उनसे कहा कि वो जो कर रही है वो सिर्फ अपने मिस्ट्रेस के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है और ये उनकी बैड लक है कि वो इस जगह की गार्डिंग कर रहे हैं। उसने फिर आखिरी नाइट को खत्म किया और वो पल भर में उन सबको एलिमिनेट कर चुकी थी। बैटल के बाद इजाबेल ने खुशी से सोचा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उसे जल्दी से अपने मिस्ट्रेस एन के पास वापस जाना चाहिए, उम्मीद करती हुई कि उसे उसकी तारीफ मिले। वापस ईडन और एन के साथ एन ने काल्मली ईडन से कहा कि इजाबेल जल्द ही वापस आ जाएगी और कि उसने उसे एक सिंपल मिशन पर भेजा है। ईडन ने अंदर ही अंदर सोचा कि वो ज्यादा चिंता करने लगता है और सोचा कि क्या होगा अगर इजाबेल खो जाती है, लेकिन एन ने उसे रीएश्योर किया कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो ब्लड से कनेक्टेड हैं और अगर वो हेल में भी गिर गई इजाबेल उसे ढूंढ लेगी। उसने फिर कहा कि असली प्रॉब्लम अब ये है कि वो उस सेलर में फिर से कब जा पाएंगे। एक लंबी जर्नी के बाद एन और ईडन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे और एन ने एनॉयंस में आह भरी। ईडन ने उसे बाहर देखने को कहा। वो एक ह्यूज और मेजेस्टिक दीवार के सामने खड़े थे।
ईडन ने एक्सप्लेन किया कि यह वेलिंग वॉल है, ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट फोर्ट्रेस जो किंगडम ऑफ क्रेडो का वेस्टर्न गेट है। उसने बताया कि यह वो आखिरी दीवार थी जो वॉर ऑफ द रेसेस से बच गई थी। एन ने उस फोर्ट्रेस को देखा जिसे वो ब्रीच नहीं कर सकती थी, ह्यूमैनिटी की ऐसी चीज बनाने की एबिलिटी पर ग्रम्बल करती हुई। ईडन ने उसे दीवार देखने के बाद जल्दी से आगे बढ़ाया। जब वो अंदर गए, गार्ड्स ने ईडन को इज्जत से वेलकम किया, जिससे उसे एक सेंस ऑफ प्राइड मिली। इसलिए उसने अपनी बाजू एन के कंधे पर डाल दी, जो इजाबेल को डॉल की फॉर्म में उठाई हुई थी और बहुत एनॉयड लग रही थी। उन्होंने अंदर जाने के लिए कैरेज ली और एन ने इस चीज पर फिर से सवार होने की शिकायत की। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि वेस्टर्न गेट के सेंटर की दूरी बहुत लंबी है और एन ने सोचा कि ह्यूमंस किस साइज की जमीन पर रहते हैं। ईडन ने उसे बताया कि उनकी जमीन का एरिया वॉर ऑफ द रेसेस के बाद चौगुना हो गया है, जिसने उसे गहराई तक शॉक कर दिया। ईडन ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमैनिटी की वॉर में जीत, जो एक मिरेकल की तरह थी, अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी किंगडम को जन्म दिया जो पहले से बड़ा और प्रॉस्पेरस था, और कि ह्यूमैनिटी अब अपने ग्रेटेस्ट गोल्डन एज में जी रही है। ईडन ने एन से पूछा कि ह्यूमंस की इस प्रोग्रेस पर उसकी क्या राय है। जब वो सेंटर पहुंचे, स्टनिंग डेवलपमेंट साफ दिख रही थी और उसने अपनी गहरी एडमिरेशन का इजहार किया और सोचा कि आखिर ह्यूमंस ने ऐसा क्या किया जो इस लेवल तक पहुंचे। एन ने अपनी नई एम्बिशंस के बारे में सोचना शुरू किया। क्योंकि उसे इजाबेल वापस मिल गई थी, वो अब सबसे स्ट्रांग फैमिली बना सकती थी, और सबसे स्ट्रांग बनने का मतलब एब्सोल्यूट रूलर बनना था, और इस तरह सब कुछ उसका हो जाता। ईडन ने उसे लॉस्ट इन थॉट देखा, उसे इंटरप्ट किया और बताया कि उन्हें पहले कहीं जाना है। उसने उसे वार्न किया कि उसे वो जगह पसंद नहीं आ सकती और गुस्सा ना करने को कहा। वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे और एन का मूड खराब था, जैसे ईडन ने सोचा था। आर्चर नाइट्स के हेडक्वार्टर्स पर एन ने ईडन को एक्सप्लेन किया कि वजह मैटर नहीं करती। भले ही उसकी मेमोरी खो गई हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऑर्डर्स नाइट्स के हेडक्वार्टर्स आएगी। एन ने बिल्डिंग को बेटरली देखा, लेकिन उसे लगा कि क्योंकि इजाबेल उसके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसे एहसास हुआ कि ये एक परफेक्ट मौका है। यही हेडक्वार्टर्स किंगडम की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो का सेंटर है, और अगर वो अपनी पावर को उनके इन्फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर सके तो सबसे स्ट्रांग फैमिली बनाने का उसका गोल इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ईडन ने उसे बताया कि उसे ज्यादा सरप्राइज होगा जब उसे पता चलेगा वो पिस से मिलने जा रहे हैं। फिर उसने एक दरवाजा खटखटाया और ऐलान किया कि वो आर्चर नाइट्स के डेप्यूटी कमांडर और सुपरनैचुरल ब्यूटी की सीईओ होने का दावा करने वाली शख्सियत से मिलने आए हैं। ईडन के अराइवल अनाउंस करने के बाद एक पिंक हेड वुमन जो अपने डेस्क पर सो रही थी उठ गई, सोचते हुए कि कमांडर आ गए हैं, लेकिन उसने क्लेम किया कि वो सो नहीं रही थी बल्कि मेडिटेशन की हालत में थी। वुमन को रियलाइज हुआ कि आने वाला ईडन है, और उसने सोचा कि वो इतने टाइम से कहाँ था। अचानक उसने एन की प्रेजेंस को नोटिस किया और उसे क्यूट छोटी लड़की के तौर पर डिस्क्राइब किया। उसका ऑफिस कंप्लीट कियोस्क की हालत में था। वुमन ने ईडन और एन को बैठने को इनवाइट किया, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि रूम मैस से भरा हुआ था। ईडन ने आह भरी, सोचते हुए कि हर बार आने पर यह जगह खराब क्यों होती है। वुमन ने अपने डिफेंस पेश किया। अपने मेस को डिफेंड करते हुए वुमन ने कहा कि हर चीज अपने तरीके से ऑर्गेनाइज थी। वुमन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया डेप्यूटी कमांडर मिलिटैंक ब्रेट के तौर पर और कमेंट किया कि एन, ईडन की कजन, लगता है अर्लिन के बराबर ही उम्र की है। इस नाम का जिक्र सुनकर एन जो खा रही थी कि क्यूरियोसिटी जाग गई। मिलिटैंक हैरान थी कि एन अर्लिन को नहीं जानती। मिलिटैंक ने ईडन से इसके बारे में पूछा और उसने बचते हुए जवाब दिया कि एन एक दूर की रिश्तेदार है, इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं समझी, खासकर क्योंकि अर्लिन के बारे में खबरें अच्छी नहीं थी। मिलिटैंक ने कमेंट किया कि उसे कम से कम उसे तो बताना चाहिए था, खासकर क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन को ढूंढने में गुजारी है और ये एक मिरेकल है कि वो अभी भी जिंदा है अपनी खराब हेल्थ के बावजूद। ईडन ने सब्जेक्ट चेंज किया, एक्सप्लेन किया कि वो एक और वजह से आया है और रेड हॉलो के अपीयर होने की रूमर्स के बारे में पूछा। उसने ये भी सुना था कि एरिया में बहुत से एल्केमिस्ट्स हैं। उसी वक्त सनग्लासेस पहने एक आदमी अंदर आया, सोच रहा था कि क्या जो आवाज उसने सुनी वो आइजैक की थी। मिलिटैंक ने उसे वेलकम किया और आदमी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, डेप्यूटी कमांडर ह्यूज एंथनी। ह्यूज ने ईडन को वेलकम किया, नोट किया कि यह पहली बार था जब वो आमने सामने मिले थे। ईडन ने मजाक में पूछा कि क्या वो अपनी ग्लासेस से देख सकता है, और ह्यूज ने कहा नहीं, कह रहा था कि वो बस सिचुएशन में कुछ टेंशन ऐड कर रहा है। उसने फिर गेस किया कि ईडन उसी मामले की वजह से आया है। अचानक ह्यूज ने एन की तरफ से एक बहुत ही डेंजरस ऑरा महसूस की। उसने इम्पॉसिबल चीज हैपन होती हुई महसूस की और खुद से डिसाइड किया कि उसे इस थ्रेट को तुरंत खत्म करना होगा।
ह्यूज ने एन की तरफ एक स्विफ्ट और डेडली अटैक किया, लेकिन एक पल में ईडन और मिलिटैंग अपीयर हुए, अटैक को ब्लॉक किया और एन को बचा लिया। मिलिटैंग ने गुस्से से सोचा कि ह्यूज क्या कर रहा है, एक बच्चे पर अटैक कर रहा है। ह्यूज एंथनी ने एन को देखा, सार्कास्टिकली पूछा कि क्या वो सिर्फ एक बच्ची है। एन ईडन के सामने खड़ा हुआ उसे बचाने के लिए। फिर ह्यूज को वार्न किया कि वो इस बार इसको ओवरलुक करेगा। डिमांड किया कि वो तुरंत अपनी तलवार वापस रखे और जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन दे। उसने कहा कि अगर उसने फिर से बिना किसी वजह से अपने एस्टीम्ड गेस्ट पर तलवार खींची तो वो बिना किसी हेजिटेशन ट्रिगर खींच लेगा। मिलिटैंग ने गुस्से से बीच बचाव किया और ह्यूज को ऑर्डर दिया कि तुरंत माफी मांगे। उसने उसे जोर से जमीन की तरफ धकेला। ह्यूज ने बहुत माफी मांगी, मानते हुए कि उसने एक मॉर्टल सिन कमिट किया है। उसने अश्योर किया कि वो उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ भी करेगा और पूछा कि क्या उसे चोट लगी। वादा किया कि उसे 100 गुना वापस करेगा। एन ने उसे डिसडेन से देखा, उसे एक फुलिश ह्यूमन स्काउंड्रल कहा और उसे बताया कि वो किस्मत वाला है कि उसके पास ग्रेट मर्सी है। ईडन और मिलिटैंग दोनों ने ये सीन स्टन्ड साइलेंस में देखा। ईडन को रिलीफ महसूस हुआ कि उसके अलावा कोई और है जो एन की तरफ से परेशान हो रहा है। मिलिटैंग ने ह्यूज को स्कोल्ड किया, सोचते हुए कि वो इतनी क्यूट छोटी लड़की से डेंजरस ऑरा कैसे महसूस कर सकता है। ह्यूज ने माना कि उससे गलती हो गई, बच्चा होने का एहसास किए बिना तलवार खींचना, और फिर से अपनी माफी पेश की। लेकिन उसने मिलिटैंग को सीक्रेटली बताया कि डेंजर महसूस करने में वो गलती पर नहीं था। ईडन ने सिचुएशन के बारे में सोचा। वो जानता था कि ह्यूज देख ना सके के बावजूद एक अबनॉर्मली शार्प डिटेक्शन एबिलिटी रखता है। उसने नतीजा निकाला कि ह्यूज ने एन से डेंजर नहीं महसूस किया, जिसकी ज्यादातर पावर खो गई है, बल्कि इजाबेल की तरफ से डेंजर महसूस किया, जो डॉल के फॉर्म में थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ह्यूज डेंजर के सोर्स का श्योर नहीं होगा, क्योंकि ये सोचना इम्पॉसिबल था कि एक टेडी बियर इतनी इमेंस पावर रखता हो। ईडन ने डिसाइड किया कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। वो मेन टॉपिक पर वापस आया और पूछा कि एक हफ्ते पहले हुई बड़ी एक्सप्लोजन के बारे में। मिलिटैंग ने एक्सप्लेन किया कि आर्चर नाइट्स को पक्का है कि रेड हॉलो ही जिम्मेदार हैं और कि उन्होंने मदद मांगी है। उसने बताया कि अटैक डेलिब्रेट और बहुत ऑब्वियस था, जैसे कि परपेट्रेटर्स अटेंशन खींचना चाहते थे। मिलिटैंग ने विटनेस टेस्टिमनी सुनाई, जो ने एक्सप्लोजन से थोड़ी देर पहले एक अजीब शख्स को लंबा ब्लैक क्लोक पहने देखा। उसके क्लोक के नीचे से ब्लैक फर के क्लम्प्स निकले और फिर बिल्डिंग एक्सप्लोड हो गई। उसने कंफर्म किया कि टेररिस्ट की डिस्टिंग्विशिंग फीचर मल्टीपल टेस्टिमनीज के मुताबिक उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक स्टार शेप्ड पेटल है। ईडन ने कंफर्म किया कि ये रेड हॉलो का निशान है। मिलिटैंग एग्री कर गई, कहती हुई कि उन्होंने तुरंत आक्टा से मदद मांगी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। ह्यूज ने ईडन से एक सवाल पूछ रहा था कि क्या पहले सुनी हुई रूमर्स कि रेड हॉलो एवान से एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है अब भी वैलिड हैं। ईडन ने इस बिलीफ को डिनाई किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने पहले ऐसा सोचा था, लेकिन करंट सर्कमस्टेंसेस दिखा रही हैं कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। ह्यूज के साइलेंट सोच के एक पल के बाद उसने ऐलान किया कि उसका काम खत्म हो गया है और वो जा रहा है ईडन को फेयरवेल बोल के। मिलिटैंग अचानक खड़ी हुई, इस तरीके से जाने पर ऑब्जेक्शन करते हुए कमेंट किया कि ह्यूज हमेशा वही कहता है जो चाहता है और फिर आसानी से चला जाता है। फिर ईडन ने उसे बताया कि उन्हें भी जाना है। मिलिटैंग उसकी बातों से हैरान हुई, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि वो बहुत टाइम बाद मिले हैं और कम से कम लंच तो साथ करना चाहिए। ईडन ने माफी मांगी, ये जस्टिफाई करते हुए कि उसकी कजिन एन स्ट्रेंजर्स के आसपास बहुत शाह है। सबकी जाने के बाद मिलिटैंग अकेली रह गई, सोचते हुए कि वो अकेली क्यों है। बाहर ईडन ने एन का शुक्रिया अदा किया कि उसने पहली सिचुएशन को सह लिया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। एन ने उसे बताया कि उसे भूख लग रही है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वो कुछ डिलीशियस फूड खाने जल्दी करें, लेकिन एन ने उसे इंटरप्ट करते हुए रेड हॉलो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा, जिसका सब जिक्र कर रहे थे। ईडन ने जवाब दिया कि वो उसे चलते हुए एक्सप्लेन करेगा, क्लैरिफाई करते हुए कि ये एल्केमिस्ट्स को कंसर्न करता है। इस दौरान मिलिटैंग अपने ऑफिस में खुद को कन्विंस कर रही थी कि वो उदास या अकेली नहीं है, कि सब अपने काम में बिजी हैं और कि उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। उसके थॉट्स फोन की घंटी से इंटरप्ट हुए और उसने जवाब दिया, आर्चर नाइट्स की डेप्यूटी कमांडर मिलिटैंग के तौर पर। कॉलर की बात सुनने के बाद उसने कामली उसे बताया कि वो तुरंत आ रही है। इजाबेल वापस आ गई और सिटी की ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस थी। ईडन और एन गोल्डन स्क्वायर पहुंचे, जहां इजाबेल आसपास की अजीब साइट्स देखकर हैरान थी। एक पुराने जमाने की कार और एक बेयर्ड जो एक छोटी लड़की को बलून्स बांट रहा था के बारे में सोच रही थी। ईडन ने एन को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि रेड हॉलो ऑर्गेनाइजेशन को गद्दार माना जा सकता है और उन्हें ऑफिशियली एंटी एल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया गया है। उसने क्लैरिफाई किया कि वो ज़्यादा ठीक से एल्केमिस्ट्स हैं जो ईथर की लिबरेशन के सपोर्टर हैं।
वो अचानक कहीं से भी अपीयर हुए और एल्केमिस्ट की अपनी लाइफ को एल्केमी की ड्राइविंग फोर्स बनाने के मसले को उठाया, डिमांड करती हुई कि ईथर को सारे एल्केमिस्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एल्केमी यूज कर सकें। लेकिन ईडन ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा इनएविटेबली फ्लोटिंग सिटी आक्टा का कोलैप्स होगा, जो ईथर से मेंटेन्ड होती है और कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एन ने सार्कास्टिकली कमेंट किया कि ये तो बस एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, कि वो एरोगेंटली एक्ट कर रहे हैं, और उसे याद दिलाया कि वो इतना दूर इसको रोकने आया है। एक आइसक्रीम कार्ट ने इजाबेल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसने ईडन से कहा, हे येलो मंकी, क्या हम एक लें? ईडन ने कमेंट किया कि इजाबेल को इतना कैप्टिवेटेड देखकर उसे पास्ट की याद आ गई। लेकिन जब एन आइसक्रीम खाने ही वाली थी, किसी ने उसे टक्कर मार दी जिससे वो जमीन पर गिर गई। जिस लड़के ने टक्कर मारी उसने माफी मांगी, लेकिन उसने अचानक ईडन को पहचान लिया। लड़के ने ईडन को उसके नाम से पुकारा और ईडन ने उसे भी पहचाना, क्योंकि वो ओवन आर्बन था, सैलमेंडर एल्केमिस्ट। ओवन ने मिलकर खुशी का इजहार किया और बताया कि वो उसे ढूंढ रहा था। ओवन ने मेंशन किया कि वो अभी अभी पहुंचा है और नतीजा निकाला कि जब तक ईडन यहां है, शार्लेट भी जरूर उसके साथ होगी। उसी वक्त इजाबेल ने जमीन पर गिरा हुआ आइसक्रीम को देखा, फिर एन से एक शार्प टोन में कहा कि वो स्काउंड्रल जरूर मरेगा और उसे ऑर्डर देने को कहा। जब ईडन ने ओवन को शार्लेट के बारे में बात करते देखा, उसे एक पल के लिए याद आया कि उस पर एक स्कैरी क्रश है। अचानक शार्लेट उसके बगल में अपीयर हुई, सोच रही थी कि उसके साथ खड़ी हुई लेडी की आइडेंटिटी क्या है। और ईडन ने नोटिस किया कि शार्लेट ने ही इजाबेल की पहली आइसक्रीम, जो उसकी जिंदगी की पहली आइसक्रीम थी, गिरा दी थी। अचानक ईडन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक छोटी सी वाइल निकाली, जिसमें से उसने एक ब्लू स्लाइमी क्रिएचर को रिलीज किया, जिसे बेबी स्टिकी कहते हैं। शार्लेट ने बेबी स्टिकी को देखकर खुशी से चिल्लाया, उसे वार्मली वेलकम किया और पूछा कि क्या वो इस पूरे टाइम ठीक था। ईडन ने शार्लेट से कहा कि उसे इस बार कुछ मदद मिली है और कि वो दिन आ गया है जब उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था। शार्लेट ने जवाब दिया कि उसने उसे ऐसा ही बताया था और अगर उसने उसकी बात मान ली होती तो उसे कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। ईडन ने अंदर ही अंदर सोचा कि वो बिल्कुल नहीं बदली है। इस दौरान ओवन ने सिचुएशन का एक सोल्यूशन सजेस्ट किया कि वो अपनी आइसक्रीम जल्दी से खा ले और फिर जानकर उसे जमीन पर गिरा दे। इस तरह दोनों एक ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में होंगे और सब ठीक हो जाएगा। ओवन ने खुद को एक जीनियस समझा, अपने सोल्यूशन को पीसफुल बताया, लेकिन एन ने क्वाइटली इजाबेल से कहा कि वो उसे एक हिट की इजाजत देगी। तुरंत बाद इजाबेल ने ओवन को एक पावरफुल पंच मारा, जो उसे जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ओवन ने सोचा क्यों, और इजाबेल ने उसे बताया कि वो एक स्टूपिड मंकी है जिसने लाइन क्रॉस कर ली है और जो ऐसा करता है उसे पंच मिलती है। उसे वार्न किया कि कभी भी आइसक्रीम की इंसल्ट ना करे। शार्लेट ने कमेंट किया कि वो ओवन की इडियट होने से अग्री करती है, लेकिन वो कभी भी इस बात से अग्री नहीं कर सकती कि एक स्टूपिड बेयर स्ट्रांग हो सिर्फ ईडन के बगल में। और यहां उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई, द ऑरिकल एल्केमिस्ट शार्लेट कैथरीन। इजाबेल हैरान हुई कि उसे स्टूपिड बेयर कहा जा रहा है, लेकिन शार्लेट ने इंसिस्ट किया कि ये रिडिक्यूलस है कि कोई जो उसे इंफीरियर लगे वो एग्जिस्ट करे, और ईडन से पूछा कि क्या वो अग्री करता है। अचानक ऐसा लगा जैसे इजाबेल को सिचुएशन समझ आ गई। उसने ईडन के हाथ पकड़ लिए, ऐलान करते हुए कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपना प्रेशियस सबॉर्डिनेट एक रूट विक्सन के हाथ में दे दे। शार्लेट उसकी बातों से शॉक्ड हुई, सोच रही थी कि वो किस येलो मंकी और प्रेशियस सबॉर्डिनेट की बात कर रही है। शार्लेट ने ईडन का सर पकड़ लिया और डिमांड की कि जो रिडिकुलस झूठ उसने अभी सुना उसका एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन ईडन ने बताया कि स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एन ने आह भरी और शार्लेट को इग्नोर करने का डिसाइड किया। ईडन को सजेस्ट किया कि वो खाने चलें। एन ने सरकास्टिकली कमेंट किया कि ईडन के आसपास के लोग कितने स्टूपिड हैं, और इजाबेल अग्री कर गई। फिर ईडन को अपने साथ चलने को इनवाइट किया, उसे येलो मंकी कहकर। ईडन ने सजेस्ट किया कि वो सब साथ चलें और वो रास्ते में एक्सप्लेन करेगा। उसने शार्लेट से पूछा कि क्या उसने लंच किया, और उसने कहा नहीं। कंफर्म किया कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है और कि उसे सब कुछ ऑनेस्टली बताना होगा। बैकग्राउंड में ओवन जमीन पर लेटा हुआ था, उनसे बैक कर रहा था कि उसे भी अपने साथ ले चले। बाद में एक रेस्टोरेंट में शार्लेट ने ईडन से शिकायत की कि उसके लिए ऐसे चाइल्डिश गेम्स खेलना फेयर नहीं था, जबकि वह नहीं खेल पाई। लेकिन ईडन ने उसे कहा कि वह एक मामूली चाइल्डिश गेम से जेलस ना हो। उसी वक्त इजाबेल, जो ईडन को हक किए हुई थी, ने सोचा कि बाथरूम जाने के दौरान वह क्या अजीब कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। शार्लेट ने इजाबेल पर चिल्लाया कि उसे ईडन की काइंडनेस का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन इजाबेल ने रिटॉर्ट किया कि रिडिकुलस ना बने, क्योंकि असल में जेनरोसिटी तो उसमें है। फिर उसने अपने आप को हाईएस्ट रैंकिंग सीनियर के तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि वह बिल्कुल ओपोज करती है। शार्लेट और इजाबेल के बीच आर्ग्यूमेंट बढ़कर फिस्ट फाइट तक पहुंच गया, जब शार्लेट ने इजाबेल की आइडेंटिटी पर सवाल उठाया कि वह ऐसे कैसे बोल सकती है, जबकि इजाबेल इंसिस्ट कर रही थी कि वह सीनियर है। ईडन ने चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहा और ओवन से मदद मांगी। एन ने ईडन से पूछा कि क्या यह सीन उसे हार्मोनियस लगता है, और जब वह अग्री किया, एन ने उसे स्टूपिड मंकी कहा।
बाद में ईडन ने ओवन से पूछा कि क्या उसने एक हफ्ता इसी जगह गुजारा। ओवन ने कंफर्म किया, एक्सप्लेन करते हुए कि वह इसलिए आया था क्योंकि रीसेंट एक्सप्लोजन को रेड हॉलो ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े वाली इन्फॉर्मेशन मिली थी। शार्लेट ने बताया कि वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में इसलिए शामिल हुई क्योंकि ईडन ऐसे केसेस में हमेशा पहले एक्ट करता है। उसने सोचा था कि शायद ईडन भी आ सकता है। फिर वह शिकायत करने लगी कि ईडन अक्सर ऑफिशियल रिक्वेस्ट से बाहर के मैटर्स अपने ऊपर ले लेता है, सिर्फ इस इंसिडेंट से रिलेटेड काम पर दिखता है और बिल्कुल गायब हो जाता है जब तक उसे जरूरत नहीं होती। ओवन ने आह भरी, कह रहा है कि अगर सेज ग्रेस ना होती तो ईडन की जॉब अब तक गई होती, जिससे ईडन को ऐसा लगा जैसे उसे डेविस्टेटिंग ब्लो लग गया हो। उसके बाद ईडन ने ओवन के साथ एक फ्रेंडली ड्यूअल का सजेस्ट किया, अपनी कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कि इस बार वह जीतेगा। ईडन ने फ्लैटली उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी, एक्सप्लेन करते हुए कि खाने के बाद उनके पास दूसरे काम हैं। इस दौरान शार्लेट और इजाबेल की फाइट जारी रही और ईडन ने सोचा कि अगर वह उनके साथ ज्यादा देर रहा तो कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। जब ईडन और उसका ग्रुप जाने ही वाला था, ओवन ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं और क्या वह साथ आ सकते हैं, लेकिन एन ने कोल्डली उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी। ईडन ने ओवन को डिजर्ट सजेस्ट करके ल्योर करने की कोशिश की। ओवन आइडिया सुनकर खुश हो गया, लेकिन इजाबेल ने चिल्लाकर कहा कि वह नहीं आ सकता और एन ने रिफ्यूजल फिर कंफर्म किया। इससे एन और इजाबेल के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। एन कह रही थी कि बेयर्स को मीट खाकर ही संतुष्ट रहना चाहिए, जिस पर इजाबेल ने रिटॉर्ट किया कि हाइट बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट खानी जरूरी है। और फिर सार्कास्टिकली एन से पूछा कि क्या वह इसलिए जेलस है क्योंकि वह उससे प्रेटियर है। ओवन गुस्से से एक्सप्लोड हो गया, सोच रहा था कि हर कोई ईडन जैसे वर्थलेस आदमी को क्यों पसंद करता है, क्या उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। ईडन को गुस्सा आ गया और उसने ओवन से पूछा कि वह यह बात फिर क्यों उठा रहा है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने जंगल में मैटर संभाल लिया था। इजाबेल ने ईडन की गर्दन पकड़ ली, येलो मंकी को याद दिलाते हुए कि वह अपनी मिस्ट्रेस एन से जवाब न दे। शार्लेट ने बीच बचाव किया और इजाबेल को पकड़ा, सैवेज कहकर उसे डांटते हुए पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हो जो वो ईडन को थ्रेटन करे। एन को गुस्सा आ गया और उसने ह्यूमन शार्लेट को ऑर्डर दिया कि वह इजाबेल को हाथ न लगाए। शार्लेट एन और इजाबेल से लड़ पड़ी। ओवन ने जो हुआ देखा और खुद से कमेंट किया कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, सोचा कि क्या उसे बीच में आना चाहिए। सिचुएशन वायलेंट और कियोटिक ग्रुप ब्रॉल में बदल गई। कहीं और दो लोग कॉफी पीते हुए सिटी को एक ऊंची जगह से देख रहे थे। एक ने कमेंट किया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसी जगह कॉफी पिएगा, व्यू को स्टनिंग बताते हुए। दूसरे ने अपनी जेलसी जाहिर की, ख्वाहिश करते हुए कि वह हर बार इस व्यू को एंजॉय कर पाता। पहले वाले ने नोटिस किया कि मेन कैरेक्टर आ गया है और पूछा कि क्या आप शुरू करें। दूसरे ने कहा नहीं, इसे अभी भी जल्दी समझते हुए, और कहा कि फायरवर्क्स रात को लॉन्च किए जाएं तो सबसे खूबसूरत लगते हैं। उसने फिर ऐलान किया कि उसी रात एक फैंटास्टिकल फायरवर्क्स शो शुरू होगा। वापस रेस्टोरेंट में पूरे ग्रुप को बाहर निकाल दिया गया, ओनर उन पर चिल्लाते हुए कि कभी वापस ना आए। इजाबेल ने उनसे वादा किया कि वह जो किया याद रखेगी। बाद में वह सब ऑकवर्ड साइलेंस में चल रहे थे। ओवेन ने आह भरी, कह रहा है कि वह इस एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं कर सकता और उसे बस यह दिन पीसफुली बीत जाने की इच्छा थी। ईडन ने ओवेन का फेस पकड़ा और उसे ऐसा कहने से मना किया। शार्लेट ने ऐलान किया कि अपने मूड को इंप्रूव करने के लिए वह एक शॉपिंग स्टॉर्म शुरू करेगी, जिसने एन को हैरानी में डाल दिया। सबने एक मैसिव शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी, जबकि ओवन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाते हुए कि उन्होंने 7 दिन में से 6 दिन शॉपिंग में गुजार दिए हैं और इससे ज्यादा शॉपिंग एक क्राइम के बराबर होगा। इजाबेल ने उसे अपने इनोसेंट क्वेश्चन से इंटरप्ट किया, पूछते हुए कि क्या शॉपिंग खाने की चीज है, जिसने शार्लेट को गुस्सा दिला दिया, जिसने कहा कि जोक बंद करे क्योंकि उसका मूड बहुत खराब है। एन ने स्टंट शार्लेट को एक्सप्लेन किया कि इजाबेल झूठ नहीं बोल रही और उसने अपनी जिंदगी में कभी शॉपिंग ट्राई नहीं की थी, जो शार्लेट को इम्पॉसिबल लग रहा था। पहले तो शार्लेट ने सोचा कि इजाबेल एक चीप ट्रिक यूज कर रही है पैथेटिक दिखने के लिए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह गलत है, क्योंकि इजाबेल के चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशन इम्पॉसिबल था कि झूठ हो। इस पॉइंट पर शार्लेट ने डिसाइड किया कि वह एन और इजाबेल को गाइड करेगी, उनसे कहा कि वह उन्हें सब दिखाएगी जो उन्होंने जिंदगी में मिस कर दिया है। ओवे ने नोटिस किया कि उनकी नंबर 3 हो गई है और ईडन को भी एहसास हुआ। नतीजा ये हुआ कि ओवन को नाइट्स को समन करने का ऑर्डर देना पड़ा। शार्लेट ने उनकी एजुकेशनल टूर एक परफ्यूम शॉप से शुरू की। उन्हें एक्सप्लेन किया कि परफ्यूम एक फैशन एक्सेसरी है जो बॉडी को प्लेजेंट सेंट देती है। उसने उन्हें परफ्यूम लगाने का कॉमन तरीका सिखाया। स्प्रे करने के बाद रिस्ट्स को जेंटली रब करना, फिर ईयर्स के पीछे थोड़ा सा लगाना। लड़कियां डिफरेंट परफ्यूम्स ट्राई करके बहुत खुश लग रही थीं।
इज़ाबेल अपनी इच्छा जाहिर करती हुई कि वो और सेंट्स ट्राई करना चाहती है, जबकि एन सोच रही थी कि क्या उसे ग्लोबल ब्रांड ट्राई करना चाहिए, और शार्लेट ने अपना फेवरेट परफ्यूम चुना। इस दौरान ओवन और ईडन कंप्लीट एग्जॉशन की हालत में बैठे थे। ओवन उदास सोच रहा था कि क्या वो एक और घंटा इस स्टोर में बिताएंगे। ये चौथी दुकान है जिसमें वो घुसे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि अभी बहुत लंबा सफ़र तय है। फिर वो एक क्लोथिंग स्टोर में पहुंचे जहां इज़ाबेल ने एक ड्रेस देखकर अपनी एडमिरेशन जाहिर की, लेकिन एन ने कमेंट किया कि इसका डिज़ाइन खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक बोल्ड कलर की कमी है जो इसे स्टैंड आउट करवा सके। शार्लेट एग्री कर गई, कंफर्म करती हुई कि स्ट्रॉन्ग कलर्स इज़ाबेल पे सूट करते हैं। ओवन की एग्जॉस्शन अपने चरम पर पहुंच गई और उसने चिल्लाकर पूछा कि ये अजाब कब खत्म होगा। उसे एहसास हुआ कि शॉपिंग में इंटरेस्टेड 3 लोगों के साथ टाइम 3 गुना ज़्यादा लगने वाला है। जब सूरज ढल गया, शार्लेट ने इज़ाबेल को गिफ्ट दिया, कहती हुई कि ये उसे सूट करेगा, और उसकी राय मांगी। गिफ्ट एक रेड क्लोक थी जिसमें हुड था, जिसे इज़ाबेल ने बहुत पसंद किया, कमेंट करते हुए कि ये वही टेडी बेयर डॉल जैसा लग रहा है जो उन्होंने पहले देखा था। बाद में इज़ाबेल ने ईगरली कुछ ढूंढना शुरू किया जो एन को सूट करे। जब लड़कियां मजे कर रही थी, ईडन और ओवन उनके पीछे साइलेंटली चल रहे थे, शॉपिंग बैग से लदे हुए। अचानक ईडन ने ओवन से पूछा कि उसने एन और इज़ाबेल के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि उसने सोचा था कि वो क्यूरियस होगा उनकी स्टोरी जानने को। ओवन ने जवाब दिया कि उसने उनके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन अज्यूम किया कि ईडन के पास छुपाने की कोई वजह होगी, और यही बात शार्लेट पर भी लागू होती है। ओवन ने बताया कि ईडन बिना किसी वजह के कुछ नहीं करता, और भले ही उसे कुछ अजीब लगा, वो उससे बिल्कुल भरोसा करता है और जानता है कि वो ठीक टाइम पर उसे सब बता देगा। उनकी बात लड़कियों की आवाज़ों से इंटरप्ट हो गई जो पार्फे खाने जाने का सजेस्ट कर रही थीं। ईडन की एक्साइटमेंट नोटिसेबली बढ़ गई जाने की प्रॉस्पेक्ट पर, खासकर जब उससे याद आया कि स्पेशल पार्फे डिश उसे वेट कर रही होगी। बाद में एक मिस्टीरियस आदमी ने काम आवाज में कहा कि अब काम पर वापस जाने का टाइम आ गया है। लंबा शॉपिंग दिन आखिरकार खत्म हुआ और सब ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। शार्लेट ने लड़कियों से पूछा कि क्या अब उन्हें शॉपिंग की खुशी समझ आ गई है, और उन्होंने ग्रेट एंथुजियाज्म से जवाब दिया, अपनी इच्छा जाहिर करती हुई कि वो ये अनुभव दोहराना चाहती हैं और उन दुकानों में जाना चाहती हैं जिनके अंदर वो नहीं जा पाई थीं। उसी रात एन ने शार्लेट से बात करते हुए अपनी राय दी कि वो वाकई अल्टीमेट एल्केमिस्ट है, उस आदमी के मुखालिफ जो सिर्फ बातों का पकौड़ा है, ईडन की तरफ इशारा करते हुए, जो इस बात से अनॉयड हो गया। ईडन ने उसकी बातों को ऑब्जेक्ट किया, एक्सप्लेन करते हुए कि अगर वादे निभाए जाएं तो वो भी अल्टीमेट एल्केमिस्ट बन सकता है। सिर्फ एक मिस्टीरियस आवाज़ से सुना गया जो सार्कास्टिकली पूछ रही थी कि क्या वही है जो अल्टीमेट एल्केमिस्ट बनेगा। अचानक एक मिस्टीरियस शख्स ईडन के सामने अपीयर हुआ और उसे चेस्ट पर हाथ लगाया, जिससे ईडन की सांस रुक गई। स्ट्रेंजर ने ईडन के सर पर बैठी छोटी सी क्रीचर को पकड़ा, कह रहा है कि एक स्ट्रे डॉग भी उसके दावे पर हंस देगा। फिर स्ट्रेंजर ने ईडन से कहा कि वो अपने आप को इतना ना चढ़ाए और कि वो उसका पार्टनर कुछ देर के लिए ले जाएगा, फिर कूद गया। एन ने गुस्से से उस आदमी को देखा जब वो दूर जा रहा था और उसे स्काउंड्रल कहा। फिर इज़ाबेल से कहा कि वो उसे फॉलो करेंगी और वो तुरंत एग्री कर गई। लेकिन जब ईडन ने मूव करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि मुश्किल है और उसने सोचा कि क्या ये एल्केमी की वजह से है। इस पर ओवन ने ईडन के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे वेट करने को कहा जबकि वो किडनैपर के पीछे जाता है। एन ने ऑब्जेक्ट किया, इंसिस्ट करती हुई कि वो मिदनी को जल्द से जल्द वापस ले आएंगी। ईडन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेग किया कि उसे भी अपने साथ ले चलें। इस दौरान शार्लेट चिंतित होकर ईडन के पास दौड़ी और पूछा कि क्या वो ठीक है, और चेक किया कि उसे कोई चोट तो नहीं आई। उसी वक्त एक डरावनी एक्सप्लोजन उनके पीछे से आई। सीन इंटरप्ट हुई एक मदद के लिए चिल्लाते शख्स की आवाज़ से जो सड़क पर भाग रहा था, एक फरोशियस मॉन्स्टर से बचने के लिए चिल्लाते हुए। एक अजीब सी छोटी क्रीचर अपीयर हुई। जब कोई उसे छूता तो वो हेलो कह के ग्रीट करती, फिर आग का गोला बनकर एक्सप्लोड हो जाती। एक्सप्लोजन ने एक शॉकवेव पैदा की जिसने सबको स्टन कर दिया। एक ईडन ने कमेंट किया कि आखिरकार वो अपीयर हो गए। इसके बाद सिटी में इन एक्सप्लोसिव मॉन्स्टर्स की बड़ी संख्या दिखाई दी, जिसने लोगों में दौड़ फैला दी, जो चिल्लाने और भागने लगे, एक दूसरे को वार्न कर रहे थे कि ये क्रीचर्स टच पर एक्सप्लोड होते हैं। इनमें से एक क्रीचर एक बच्चे के पास पहुंची जो अपनी मां के साथ भाग रहा था और उस पर एक्सप्लोड ही होने वाली थी, जब ईडन ने बीच बचाव किया और टाइम स्लो करके सिचुएशन बचाई। फिर बच्चे और उसकी मां के पास एक मैसिव पर्पल एक्सप्लोजन हुआ। ईडन ने चार्लेट को चिल्लाकर ऑर्डर दिया कि वो पहले लोगों को बचाने पर फोकस करे, और उसने तुरंत जवाब दिया। चार्लेट ने एल्केमी यूज की और जमीन पर ब्लू लिक्विड डाला, जो जल्दी से मटेरियलाइज होकर उसकी क्रीचर स्टिकी बन गई। स्टिकी ने क्रीचर्स को ऑर्डर दिया कि सबको इवैक्यूएट करे, और क्रीचर ने तुरंत सिविलियंस को बचाना शुरू कर दिया, अपने बॉडी को स्लाइड्स और सेफ पैसेजेस बनाने के लिए।
केओस के बीच ओवन अपीयर हुआ, आग से घिरा हुआ, जिसे सैलेमेंडर और हाफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और ऐलान किया कि बाकी का ख्याल वो रखेगा। बाद में ओवन में अपने मुंह से एक मैसिव फायरी अटैक छोड़ा, अपने रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईडन ने दूर से ये सीन देखा और रिलीफ महसूस किया कि वो बहुत देर से नहीं आया। ओवन के मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद चार्लेट ने कमेंट किया कि वाकई बहुत टाइम बाद तीनों ने साथ में काम किया था, जबकि वो ईडन को हक किए हुए थी, जो सोच रहा था कि क्या वाकई इतना टाइम हो गया था। लेकिन ओवन ने जल्दी से होराइजन की तरफ देखा, एक्सप्लेन करते हुए कि खत्मा नहीं हुआ है और लगता है मॉन्स्टर सिर्फ इसी जगह नहीं दिखे हैं। सिटी को अपने ग्रिप में लेते हुए केओस के बीच एक फीमेल नाइट सिटीजन्स को इवैक्यूएट करवा रही थी और उन्हें सबसे ऊंची पॉसिबल जगह पे जाने को कह रही थी। इंजर्ड लोगों की मदद को प्रायोरिटी दे रही थी। उसने एलन नाम के किसी और पर चिल्लाया, उसे केयरफुल और विजिलेंट रहने को कहा अगर वो जीना चाहता है, और एलन ने जवाब दिया कि वो तुरंत आ रहा है। कहीं और इजाबेल किडनैपर का पीछा करती रही, जो सोच रहा था कि वो उसने सोचा था उससे ज़्यादा पर्सिस्टेंट है। किडनैपर भागते भागते थक गया था और उसने डिसाइड किया कि अब गायब होने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले इजाबेल ने अचानक उस पर अपनी तलवार फेंकी और अटैक किया, सार्कास्टिकली पूछते हुए कि क्या उसने अपनी मिस्ट्रेस का रोकने का ऑर्डर नहीं सुना। किडनैपर ने आह भरी, ये रियलाइज करते हुए कि जब तक वो आदमी शामिल है कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं होगा। उसने फिर 2 लड़कियों से पूछा कि क्या वो भी एल्केमिस्ट्स हैं, जिसे एन ने फ्लैटली डिनाई कर दिया और उसे ऑर्डर दिया कि वो बकवास बंद करे और मेडिनी को वापस करे या फिर चला जाए। किडनैपर ने जवाब दिया कि ये अफसोस की बात है। फिर उसने एरोलॉक नाम की टेक्निक यूज करके मेडिनी को एक ब्लू क्यूब में ट्रैप कर लिया। उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की कि वो फॉर्मर एल्केमिस्ट ऑफ एयर आइजैक है और उनसे कहा कि वो उन्हें रेड हॉलो के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ उनकी मौत सबसे क्लीन ऑप्शन होगी। बाद में आइजैक ने जमीन पर अपना पैर पटककर एरोफ्रैक्टाइल अटैक लॉन्च किया, जिससे 2 लड़कियों के नीचे की जमीन शैटर हो गई। इजाबेल जमीन के डिस्टॉर्शन से हैरान हुई। इजाबेल ने एन से एक पल इंतजार करने को कहा और कहा कि वो अपना मिशन खत्म करके तुरंत वापस आ जाएगी। फिर उसने आइजैक पर अटैक किया, एक पावरफुल किक मारी जिसे वो डॉज नहीं कर पाया। आइजैक उसकी स्पीड से अमेज्ड हो गया। इजाबेल ने फिर उस पर अटैक किया। इजाबेल ने अपनी स्किल्स में से एक यूज करके आइजैक के पास जल्दी पहुंची। आइजैक ने अटैक के डेंजर को नोटिस किया और अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर लिया। अचानक इजाबेल अपीयर हुई और शील्ड को चीरते हुए और आइजैक से कहा कि अगर मरना है तो ग्रेसफुली मरे। उसने आइजैक के बॉडी को भेद दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया। उसके बाद आइजैक ने वही एरोफ्रैक्टल अटैक शॉक्ड इजाबेल की तरफ किया। अटैक ने इजाबेल को जबरदस्त हिट किया और उसे उड़ाकर फेंक दिया, जिससे एन ने उसका नाम चिल्लाया। इजाबेल खांस कर उठी और रैन को रियश्योर किया कि वो ठीक है। अपनी इस वीक साइड को दिखाने में शर्मिंदगी जाहिर करते हुए इंसिस्ट किया कि वो जल्द ही खत्म करेगी। इजाबेल ने हवा में एक लाल रोज फेंका और वो एक बड़ी तलवार में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने आइजैक को हैरान कर दिया। तलवार का सामना करते हुए इंजर्ड आइजैक ने स्ट्रैटस गेट टेक्निक यूज करके अपने आसपास कंप्रेस्ड हवा के एक पावरफुल बैरियर बना लिया। वो कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया, सोचते हुए कि भले ही इजाबेल एक मॉन्स्टर हो, इस हाई प्रेशर बैरियर को छूने से ही उसका पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। कुछ टाइम मिलने का एहसास करने के बाद उसने अपने अगले मूव के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सोचा कि लड़ाई को लंबा करे, जल्दी खत्म करे या फिर बस बेस्ट ऑप्शन चूज करे, जो कि भागना था। लेकिन जब वो सोच में बिजी था, इजाबेल के पिंक तलवार ने आसानी से उसके बैरियर को भेद दिया, जिससे वो शॉक की हालत में छोड़ के वो इस वेपन के नेचर के बारे में सोचने लगा। इजाबेल गुस्से से उसके पास पहुंची, उसे पूछा कि वो उसके सामने इतना रिलैक्स्ड कैसे एक्ट कर सकता है। इजाबेल के अपने अटैक जारी रखने से पहले आइजैक ने वही एरोफ्रैक्टल टेक्निक उसकी तलवार पर यूज की, जिससे वो उसे छोड़ दिया। इजाबेल ने हारना नहीं माना। उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके एनर्जी शील्ड को शैटर कर दिया, जो उसे घेरा हुआ था, जिसका नतीजा इजाबेल के बॉडी की डिस्ट्रक्शन हुआ। इजाबेल ने आइजैक को देखा और उसे फिल्दीस कम कहा। सोचा कि उसकी हिम्मत कैसी हुई जो लेडी एंड को थ्रेटन करे। आइजैक हैरान हुआ जब इजाबेल आसानी से शील्ड को शैटर करने में कामयाब हो गई। इजाबेल ने तुरंत आइजैक पर पंचेस और किक्स का वायलेंट और रैपिड असॉल्ट शुरू कर दिया, जिससे ये रियलाइज हुआ कि इस सिचुएशन में चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। इजाबेल का ब्रूटल अटैक जारी रहा, एक पावरफुल किक के साथ खत्म हुआ, जिसने आइजैक को जमीन पर पटक दिया, जबकि वो वादा कर रही थी कि उसे हेल में भी पछतावा करवाएगी। अचानक आइजैक चिल्लाना और माफी मांगना शुरू कर दिया, कह रहा था कि वो जीना चाहता है। कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट्स कीजिए। एंड मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं जिस मनवा का स्क्रिप्ट टाइप करता उसे पहले ही किसी ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होता है।